अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है और आपको लगता है कि मैं इसमें अपना बेस्ट दे रहा हूँ, तो आपका थोड़ा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप और भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स या मेंबरशिप का ऑप्शन भी अवेलेबल है। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मुझे और बेहतर कंटेंट बनाने की मोटिवेशन देता है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हर एपिसोड आपके लिए और ज़्यादा इंगेजिंग और इंजॉयबल हो। चलिए अब बिना किसी डिले के कहानी को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 321। आपकी भर्ती हो चुकी है। स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय हो गया। झांक जुबान ने खुशी से ताली बजाई। दूसरे पक्ष के इतने लापरवाह रवैये को देखकर अचानक सभी को चक्कर आने लगा और उनके मन में खून की उल्टी करने की तीव्र इच्छा जाग उठी। क्या वह कुछ ज्यादा ही संकीर्ण नहीं हो रहा था? शिक्षक संघ ने स्पष्ट रूप से कहा था कि किसी छात्र को शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए, फिर भी आपने दूसरे पक्ष को इतनी बुरी तरह पीटा। ये कितनी गुस्ताखी है। अगर शिक्षक संघ इस मामले को आगे बढ़ाता है तो कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगा। लियू लाओशी, तुम। मोहनगई अवाक रह गया। वह गुस्से से लगभग बेहोश हो गया। शिक्षकों को छात्रों को पीटने की अनुमति नहीं है। क्या यह आदमी सचमुच ऐसा है? मास्टर टीचर परीक्षा के नियम न जानना एक बात है, लेकिन आपने कम से कम पहले कोई क्लास तो ली होगी, कम से कम कुछ छात्रों को पढ़ाया तो होगा। एक 2 स्टार मास्टर टीचर परीक्षार्थी होने के नाते आपको ये बुनियादी नियम कैसे नहीं पता? एक शिक्षक से अपेक्षा की जाती थी कि वह अपने छात्रों का दिल अपने सद्गुणों से जीते। यदि शिक्षक संघ को पता चल जाए कि किसी शिक्षक ने किसी छात्र को शारीरिक रूप से दंडित किया है तो संभवतः उसका शिक्षण लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। छात्रों की पिटाई? किसने कहा कि मैंने किसी छात्र की पिटाई की है? झांक जुबान ने उस छात्र को घूरते हुए कहा। क्या मैंने तुम्हारी पिटाई की? नहीं, मैं शिक्षक का ऋणी हूँ। आपने मुझे बचाने के लिए ऐसा किया, आपने मुझे पीटा नहीं। छात्र ने अपने अब अधूरे दांतों के बीच से समझाते हुए तुरंत घुटने टेक दिए। भीड़ उन्माद में डूब गई। भाई, क्या तुम इससे भी ज्यादा घमंडी हो सकते हो? क्या आपको लगता है कि हम सब अंधे हैं? हम सभी ने अपनी आंखों से देखा कि आपने दूसरे पक्ष को बुरी तरह पीटा। आपका इसे स्वीकार न करना एक बात है, लेकिन आपने छात्र को धमकी भी दी। ये सचमुच घिनौना और निंदनीय है। उन्होंने हास्यास्पद लोगों को तो देखा था, लेकिन उन्होंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जिसने उन्हें इतना अवाक कर दिया हो। हम अपने हाथों को झटकते हुए प्रिंसिपल शी के चेहरे पर दृढ़ता आ गई। प्रधानाध्यापक और प्रथम श्रेणी के शिक्षक के रूप में उनके समक्ष एक शिक्षक ने एक छात्र की पिटाई की और उसे धमकाया था। वे इस मामले पर चुपचाप नहीं बैठ सकते थे। लियू लाओशी, किसी छात्र को शारीरिक दंड देना शिक्षक के दायित्वों का उल्लंघन है। मैं इस मामले की सूचना शिक्षक संघ को दूंगा, इसलिए आप संघ की कार्रवाई के लिए तैयार रहें। साथ ही हमारी त्यानवु अकादमी आप जैसे निकम्मे और गैर जिम्मेदार शिक्षक को भर्ती करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कृपया तुरंत चले जाएं। इसके बाद उन्होंने दरवाजों की ओर इशारा किया। प्रतिबंध, गैर जिम्मेदाराना। झांक जुबान चौंक गया। उसने प्रधानाचार्य शी की ओर मुड़कर पूछा, क्या इस मामले पर आपका यही निर्णय है? बिल्कुल सही, प्रिंसिपल शी ने गुस्से से कहा। ठीक है, झांक जुबान ने सिर हिलाया। तुम्हारी पारखी नजर के बावजूद तुम खुद को प्रथम श्रेणी का गुरु शिक्षक कहते हो। सच कहूं तो मैं सचमुच पूछना चाहता हूं, क्या तुम अंधे हो? सकना, क्या इस व्यक्ति ने प्रिंसिपल शी का अपमान किया? अरे बाप रे, इसने एक छात्र को शारीरिक रूप से दंडित किया और एक प्रथम श्रेणी के शिक्षक का अपमान किया। क्या यह आदमी पागल है? डॉट डॉट डॉट। अन्य शिक्षकों की आंखें मानो अपनी जगह से बाहर निकल आने वाली थीं। ये त्यानवु अकादमी के प्रधानाचार्य हैं जो जोंगशी स्तर के सर्वोच्च विशेषज्ञ हैं। शक्ति के मामले में वे अकादमी के शीर्ष 10 में स्थान रखते हैं। इतना ही नहीं, वे प्रथम श्रेणी के गुरु शिक्षक भी हैं। उन्हें अंधा कहना गलत होगा। बिल्ली, कुछ क्षण पहले तक तो उन्हें लगा था कि वह सिर्फ घमंडी है, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि वह पागल है। अन्यथा सार्वजनिक भर्ती के लिए आया एक शिक्षक सार्वजनिक रूप से एक छात्र की पिटाई कैसे कर सकता है और एक प्रथम श्रेणी के मास्टर शिक्षक का अपमान कैसे कर सकता है? उस्ताद शिक्षक को कलंकित नहीं किया जा सकता था। केवल यही अपराध उसे मौत की सजा देने के लिए काफी था। मोहनगई के होंठों के कोने भी फड़कने लगे। हालांकि वह जानता था कि भले ही झांक जुबान का व्यक्तित्व सनकी और जुबान खराब हो, लेकिन उसमें अपनी बात को साबित करने की क्षमता भी थी। उसकी इस समझ के आधार पर यह असंभव था कि वह प्रधानाचार्य शी का अपमान बिना किसी अच्छे कारण के कर रहा हो। छात्र की हालत का दोबारा जायजा लेते हुए वह अचानक जम गया। यह इसी बीच प्रिंसिपल शी के शरीर से खून की बौछारें निकलने लगी थीं। वह इतना क्रोधित था कि उसके सारे बाल खड़े हो गए थे और ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी क्षण फट पड़ेगा। लियू लाओशी, क्या तुम्हें पता है कि तुम एक गुरु का अपमान कर रहे हो? अपने गुस्से को दबाते हुए प्रधानाचार्य शी ने दांत पीसते हुए थूका। अगर उसकी पहचान का खतरा न होता तो वह तुरंत हरकत में आता और इस अहंकारी व्यक्ति को सबक सिखा देता। एक गुरु का अपमान? मैं? झांक जुबान ने दया भरी नजरों से उसकी ओर देखा। कोई गुरु की प्रतिष्ठा का अपमान कर रहा है, लेकिन वो मैं नहीं हूं। वो तुम हो। तुम? गुस्से से भरे प्रिंसिपल शी इस अभिमानी लड़के को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे कि तभी दूसरा व्यक्ति अपने हाथ पीछे करके उस छात्र के पास आया और शांत भाव से समझाने लगा। ब्लड कैलामिटी स्पाइडर, यह एक अनोखी किस्म का खूंखार जीव है जिसका आकार लगभग मनुष्य के अंगूठे जितना होता है। ये जीवित प्राणियों के रक्त पर जीवित रहता है और अंधेरे और ठंडे आवासों को पसंद करता है। यह अक्सर अंधेरे में घूमता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अपने साथ एक घातक जहर रखता है। सबको लगा था कि यह आदमी कोई महत्वपूर्ण बात कहने वाला है, लेकिन उसने एक असंबंधित खूंखार जानवर के बारे में बात कर दी। सब लोग अचंभित रह गए। प्रिंसिपल शी अचानक रुक गए और उनकी भौहें तन गईं। वे देखना चाहते थे कि इस आदमी के मन में क्या चल रहा है। यदि कोई साधक इस मकड़ी के जहर का शिकार हो जाए तो उसकी तुरंत मृत्यु नहीं होगी। हालांकि जहर उसकी नसों को सुन्न कर देगा और उसके व्यक्तित्व में बदलाव लाएगा। वह हिंसक हो जाएगा और दूसरों से लड़ने की तीव्र इच्छा उस पर हावी हो जाएगी।
ऐसा इसलिए होगा क्योंकि केवल युद्ध ही उसके शरीर में उबलते जहर को शांत कर सकता है और उसे शांति प्रदान कर सकता है। झांग जुबान ने आगे कहा, क्या सचमुच ऐसा कोई खूंखार जानवर मौजूद है? क्या सचमुच दुनिया में ऐसा कोई विचित्र जहर मौजूद है? रक्त प्रलयकारी मकड़ी के विष के प्रभावों के बारे में सुनकर सबके मन में एक अनुमान उत्पन्न हुआ। हालांकि उन्होंने इसकी पुष्टि करने का साहस नहीं किया, बल्कि उनकी निगाहें अपने सामने खड़े युवक पर टिकी रहीं। जी हाँ, ये छात्र इस जहर का शिकार हो गया था और उसकी हालत बेहद गंभीर थी। इसलिए अपनी उग्र भावनाओं को शांत करने के लिए उसे दूसरों से लड़ना ही पड़ा। क्या आप सबने गौर किया कि उसकी युद्ध तकनीकें कितनी भी तेज और घातक क्यों न हो, उसकी आंखों में हल्की सी लालिमा थी। एक साधक चाहे कितने भी युद्ध लड़ ले, युद्धों का उसकी मानसिक स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता और न ही उसकी आंखों का रंग बदलता है। झांग जुबान ने आसपास के वातावरण का जायजा लिया। चेहरे पर हल्की लालिमा। मैंने भी इसे देखा था, लेकिन मुझे लगा कि यह उसकी घबराहट के कारण है। हाँ, मैंने भी देखा था। मुझे लगा कि यह उसकी अनोखी युद्ध तकनीक की वजह से था। क्या वाकई ये किसी घातक जहर की वजह से हो सकता है? ये कैसे संभव है? अगर उसे जहर दिया गया था तो हम में से किसी को इसका पता क्यों नहीं चला? ... जब उन्होंने उस छात्र को अपनी युद्ध तकनीक का प्रदर्शन करते हुए देखा तो उस दृश्य को याद करके सभी लोग स्तब्ध रह गए। उस छात्र की निगाहों में कुछ विचित्रता थी, लेकिन कुछ युद्ध तकनीकें ऐसी भी थीं जिनसे निगाहों का रुख बदला जा सकता था। इसलिए उन्होंने ऐसी संभावना पर विचार नहीं किया। इसके अलावा किसे पता था कि दुनिया में ऐसा जहर भी मौजूद है जो किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है और उसे आक्रामक बना सकता है। मैं अभी उसे पीट नहीं रहा था, मैं उसके शरीर से जहर निकालने के लिए एक अनोखे तरीके का इस्तेमाल कर रहा था। अगर आपको यकीन नहीं है तो फर्श पर खून देख लीजिए। झांग जुबान ने लापरवाही से इशारा किया। उसकी उंगली का पीछा करते हुए भीड़ ने उस खून को देखा जो कुछ ही क्षण पहले लियू लाओशी द्वारा पीटे जाने पर उस छात्र के शरीर के छिद्रों से बह रहा था। उनके लिए यह भयावह दृश्य था क्योंकि खून गाढ़ा और काले रंग का था। खून वहीं जम गया था और उसके संपर्क में आने वाले पत्थर गलकर खराब हो गए थे, जिससे एक गड्ढा बन गया था। यह एक बेहद डरावना दृश्य था। वहां सचमुच जानलेवा जहर था। प्रिंसिपल शी का चेहरा पीला पड़ गया। सामान्य रक्त का इतनी जल्दी जम जाना असंभव था और उससे भी कम पत्थर का क्षरण होना तो और भी असंभव था। ऐसी स्थिति तभी उत्पन्न होगी जब रक्त में कोई घातक विष मौजूद हो, जिसका मतलब यह था कि उस छात्र के शरीर में घातक विष था और लियू लाओशी अभी उसे पीट नहीं रहा था, बल्कि उसके शरीर से विष निकाल रहा था। आमतौर पर ब्लड कैलामिटी स्पाइडर के जहर का शिकार होने के 3 महीने के भीतर ही किसी की मृत्यु हो जाती है। उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसे जहर लगे हुए केवल 1 महीना ही हुआ है, इसलिए वह किसी खतरे में नहीं है। यही कारण है कि वह अपनी साधना से जहर को दबाने में सक्षम रहा, जिससे किसी को भी इसका पता नहीं चल पाया। झांग जुबान ने प्रधानाचार्य शी की ओर मुड़कर कहा, फिर भी तियानवु साम्राज्य की शीर्ष अकादमी होने के बावजूद आप सभी को ये कैसे पता नहीं चला कि आपका एक छात्र घातक जहर का शिकार हो गया था? मैंने दया भाव से उसे बचाया, फिर भी आपने मुझ पर उसे पीटने का आरोप लगाया और शिक्षक संघ को इसकी सूचना देने की धमकी भी दी। आप अकादमी के प्रधानाचार्य होने के साथ साथ प्रथम श्रेणी के गुरु शिक्षक भी हैं। आप इतनी बड़ी बात को कैसे नहीं समझ पाए? मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आप अंधे नहीं हैं तो और क्या कारण हो सकता है? मैं... प्रिंसिपल शी का चेहरा पीला पड़ गया। काला विषैला खून इस बात का स्पष्ट संकेत था कि छात्र को जहर दिया गया था। हालांकि गुस्से से भरे प्रधानाचार्य शी ने इस मामले को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने छात्र की पिटाई करने वाले पक्ष पर जमकर चिल्लाया। शर्मिंदगी से उनका चेहरा लाल हो गया। वे कुछ समझाना चाहते थे, लेकिन शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहे थे। लियू लाओशी, कृपया शांत हो जाए। विश्व विशेषज्ञ एक दुर्लभ पेशा है और बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है। इसके बारे में न जानना स्वाभाविक है। स्थिति की असहजता को भांपते हुए मोहोंगई ने बीच में हस्तक्षेप किया। वह सही था। जहर से संबंधित अधिकांश जानकारी को जहर विभाग द्वारा सील कर दिया गया था, इसलिए अधिकांश लोग इस मामले से अनभिज्ञ थे। इसके अलावा शिक्षक खुद को धर्मी मानते थे, इसलिए वे जहर जैसी घृणित चीज के संपर्क में शायद ही कभी आते थे, अतः स्वाभाविक रूप से उन्हें इसके बारे में बहुत सीमित ज्ञान होता था। ये जानते हुए कि झांग जुबान के लिए बिना किसी उचित कारण के दूसरे पक्ष का अपमान करना असंभव था, उसने छात्र की हालत का दोबारा जायजा लिया। जब उसने थूके गए खून में जहर देखा तो वह भी सदमे में आ गया। केवल अपनी युद्ध तकनीक के माध्यम से ही यह बता पाना कि दूसरे पक्ष को जहर दिया गया है और यहाँ तक कि उसे हल भी कर पाना, इसका मतलब यह था कि झांग जुबान की जहर पर महारत संभवतः एक ग्रैंड मास्टर के स्तर तक पहुंच चुकी थी। 3 स्टार पेंटर, 2 स्टार बी स्टैमर और 4 स्टार औषध विक्रेता से भी बेहतर दवा बनाने की कला। इस शख्स ने अपने अंदर कितनी छिपी हुई क्षमताएं रखी हुई थीं। शुरू में उसने सोचा था कि भले ही दूसरा पक्ष दवाइयां बनाने और सिखाने में श्रेष्ठ हो, लेकिन उसकी क्षमता बस यहीं तक सीमित होगी। हालांकि इस घटना के बाद उसे एहसास हुआ कि दूसरा पक्ष कई अन्य कामों में भी कुशल था, बस उसने उसे पहले प्रदर्शित नहीं किया था। भले ही आपको यह पता ना हो कि यह जानलेवा जहर है, उस छात्र ने पहले ही कह दिया था कि मैं उसे बचा रहा हूँ। फिर भी आपने मुझ पर शक करना चुना। क्या एक प्रथम श्रेणी के गुरु शिक्षक में यही विवेक होना चाहिए? मोहोंगई द्वारा माहौल को शांत करने के प्रयास से बेखबर झांग जुबान ने अपना काम जारी रखा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये शब्द सुनकर सब लोग अवाक रह गए। उस छात्र ने कहा कि आप उसे बचा रही थीं, लेकिन आपने अभी अभी उसे बुरी तरह पीटा था और आपकी घूरती हुई निगाहें भी देखने लायक थीं। इसे देखने वाला कोई भी यही सोचता कि आप उसे धमका रही हैं। डरा हुआ होने के कारण उसके पास उस तरह से जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं था। कौन जानता था कि वह सचमुच ऐसा ही सोचता था? यह मेरी अवलोकन क्षमता की कमी के कारण है। मैं सचमुच एक सितारा मास्टर शिक्षक की उपाधि के योग्य नहीं हूँ। झांग जुबान की गहन पूछताछ के दौरान प्रिंसिपल शी का चेहरा पीला पड़ गया और ऐसा लग रहा था मानो उनकी उम्र 1 दशक बढ़ गई हो। उन्हें सार्वजनिक भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करने का जिम्मा सौंपा गया था, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे खुद ही कई महत्वपूर्ण विवरणों पर ध्यान देने में विफल रहे थे। ठीक है, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। बस लगन से पढ़ाई जारी रखो और स्थिति स्पष्ट किए बिना जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष मत निकालो।
झांग जुबान ने लापरवाही से हाथ हिलाए। सभी लड़खड़ा गए। ये त्यानवू अकादमी के प्रधानाचार्य थे, फिर भी उन्हें एक साधारण शिक्षक द्वारा ऐसे उपदेश दिए जा रहे थे मानो वे एक छात्र हों। सभी लोग पूरी तरह से अवाक रह गए, लेकिन साथ ही साथ वे लियूशी के इस तरीके से चकित भी थे। उन्होंने न केवल दोनों छात्रों की समस्याओं की जड़ का पता लगा लिया, जिसे प्रधानाचार्य शी भी नजरअंदाज कर गए थे, बल्कि उन्होंने दोनों का आसानी से इलाज भी कर दिया। चाहे उनकी दूरदृष्टि हो या उनके साधन, यह असाधारण स्तर का था। यदि वे स्वयं इस दृश्य को न देखते तो उन्हें कभी विश्वास नहीं होता कि ऐसा संभव है। पल भर में ही वे सभी इस युवा शिक्षक के प्रति विस्मय और सम्मान से भर गए। जब सबकी निगाहें उस पर टिकी थीं, ये जानने के लिए कि उसने छात्र के शरीर में घातक जहर को कैसे पहचाना, तभी लियूशी का राजसी आभास अचानक गायब हो गया। परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे एक उत्सुक छात्र की तरह उसने अजीब तरह से अपना सिर खुजाया और पूछा, तो क्या मुझे अकादमी में प्रवेश मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, आपको अकादमी में दाखिला मिल गया है। झांग जुबान का सवाल सुनकर प्रिंसिपल शी की नजरें अचानक धुंधली हो गईं, लेकिन फिर भी उन्होंने जल्दी से सिर हिलाकर सहमति दे दी। यदि इतनी उच्च स्तरीय क्षमताओं के बावजूद भी आपको इस अकादमी में प्रवेश नहीं मिलता है, तो मैं वास्तव में अकादमी का प्रधानाचार्य बनने के योग्य नहीं होऊंगा। अध्याय 322 मुजुएकिंग का प्रत्युपाय स्वर्ग पथ का पुस्तकालय। मुजुएकिंग त्यानवू अकादमी की एक प्रतिभाशाली छात्रा थी। इस साल केवल 18 वर्ष की होने के बावजूद वह पहले ही पिक्सुए स्तर तक पहुंच चुकी थी और उसके 1 दर्जन से अधिक एक्यू पॉइंट्स खुल चुके थे। अपनी प्रसिद्धि और उज्ज्वल भविष्य को देखते हुए उसे खुश होना चाहिए था। फिर भी हाल ही में वह उदास थी। इसका कारण यह था कि उनके शिक्षक ने अकादमी छोड़ दी थी। चूंकि नई शिक्षिका अभी तक नहीं आई थी, इसलिए वह अकेली ही थी और फिलहाल आलस कर रही थी। अपनी पीठ को फैलाते हुए एक सुंदर वक्रता प्रकट हुई जो किसी भी पुरुष को आसानी से मदहोश कर सकती थी। वरिष्ठ, इसी समय एक युवक चलकर वहां आया। मेंगताओ, तुमने क्या खबर जुटाई है? क्या यह विश्वसनीय है? सामने से आते व्यक्ति को देखते ही मुजुएकिंग तुरंत गंभीर भावों के साथ उसकी ओर मुड़ गई। मैंने इस मामले की छानबीन की है और वह गुरु शिक्षक झांग जुबान वाकई एक असाधारण व्यक्तित्व हैं। वास्तव में अभी अभी मुझे जो जानकारी मिली है उसके आधार पर तो वे आपके बताए गए व्यक्तित्व से भी कहीं अधिक अद्भुत प्रतीत होते हैं। हालांकि मैंने सुना है कि वे द्वितीय सितारा गुरु शिक्षक की परीक्षा दे रहे हैं और उन्हें कुछ समय के लिए राजधानी से बाहर जाना होगा। मेंगताओ नामक युवक की आंखें श्रद्धा से चमक उठीं। मुझे इसके बारे में बताओ। मुजुएकिंग का चेहरा लाल हो गया। कल रात जब उन्हें प्रतिभाशाली मोहोंगई के रिकॉर्ड टूटने की खबर मिली तो उनका ध्यान मास्टर टीचर झांग हुआन के नाम पर भी गया। 20 वर्ष से कम आयु में ही उसने अनेक असाधारण उपलब्धियां प्राप्त कर ली थीं, जिससे अन्य लोग आश्चर्यचकित और विस्मित रह गए थे। वास्तव में वह द्वितीय श्रेणी के गुरु शिक्षक की परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ था। यद्यपि उसने यह बात अपने कुल के एक बुजुर्ग से सुनी थी, फिर भी उसे इस पर विश्वास करना कठिन लग रहा था। कई बार इस मामले की पुष्टि करने के बाद उसने फैसला किया कि अब से झांगशी उसकी नंबर 1 आदर्श होंगी। इसलिए जब वह आज सुबह अकादमी पहुंची तो उसने तुरंत अपने कनिष्ठों को इस मामले के बारे में बताया और यह खबर सुनकर वे सभी आश्चर्यचकित रह गए। उससे पहले वाले कनिष्ठ मेंगताओ ने इस बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया था, इसलिए उसने उसे स्वयं जांच करने के लिए कहा। मैंने सुना है कि जब झांगशी राजधानी पहुंचे तो वे चित्रकारी की परीक्षा देने के लिए चित्रकार संघ गए। वहां उनका सामना जी कबीले के जीमो गोंगोजी के उकसावे से हुआ और अंततः उन्होंने एक खूंखार जानवर का उपयोग करके 5वें स्तर का चित्र बनाया, जिससे उन्हें 3 सितारा चित्रकार का दर्जा प्राप्त हुआ। मेंगताओ ने कहा। शुरू में तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि मोहोंगई से भी अधिक प्रभावशाली कोई हो सकता है। आखिरकार त्यानवू साम्राज्य के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में मोहोंगई की प्रतिष्ठा राजधानी में पहले से ही गहरी जड़ें जमा चुकी थी। हालांकि मामले की छानबीन करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि झांगशी न केवल मोहोंगई से अधिक सक्षम थे, बल्कि दोनों के बीच का अंतर भी बहुत बड़ा था। खुद खबर की पुष्टि करने के बाद भी उन्हें यकीन करना मुश्किल लग रहा था। उन्हें खुद को चुटकी काटनी पड़ी ताकि यकीन हो जाए कि यह सिर्फ एक सपना तो नहीं था। एक खूंखार जानवर का इस्तेमाल करके 5वें स्तर की पेंटिंग बनाना। मुजुएकिंग ने अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच लीं। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के नाते वह अन्य प्रतिभाशाली लोगों का भी सम्मान करती थीं। हालांकि झांगशी का नाम कल ही स्थापित हुआ था, लेकिन उनके द्वारा हासिल किए गए पौराणिक कारनामों की संख्या इतनी अधिक थी कि उसके पास विस्मयचकित होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। कहिए, अब जब हमारे शिक्षक चले गए हैं, अगर अकादमी झांगशी को हमारे स्थान पर शिक्षक के रूप में नियुक्त कर सके तो ये कितना शानदार होगा। हालांकि उसकी कनिष्ठ द्वारा जुटाई गई खबर बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मुजुएकिंग ने कल रात सुनी थी, फिर भी वह युवा गुरु शिक्षक के प्रति प्रशंसा की एक और लहर महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकी। उसे लाना, सीनियर, झांगशी एक ऐसा व्यक्ति है जो 2 स्टार मास्टर शिक्षक बनने वाला है। अकादमी उसे नियुक्त करने का खर्च कैसे उठा सकती है? मेंगताओ अवाक रह गया। त्यानवू साम्राज्य में केवल 3 द्वितीय श्रेणी के मास्टर शिक्षक थे और जब भी वे व्याख्यान देते थे, प्रधानाध्यापक सहित सभी शिक्षक उसमें शामिल होते थे। दूसरे पक्ष को अपने शिक्षक के रूप में आमंत्रित करना, यह महज एक कोरी कल्पना थी। मैं भी यह जानती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसी उम्मीदें रखना लाजमी है। काश मैं एक बार उनका व्याख्यान सुन पाती। उनकी प्रतिभा को देखते हुए उनके पाठ जरूर गहन और सारगर्भित होंगे। शायद उनके एक पाठ को सुनकर ही मुझे साधना में कोई बड़ी सफलता मिल जाए। मुजुएकिंग ने स्वप्निल भाव से कहा। अच्छा, क्या अकादमी आज शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रही है? क्या परिणाम आ चुके हैं? फिलहाल तो ज्यादा खबरें नहीं आ रही हैं, लेकिन जितना मैंने सुना है इस पद के लिए कुछ ही प्रतिभाशाली शिक्षकों ने आवेदन किया है। बाकी सब साधारण शिक्षक हैं। मुझे शक है कि वे हमें कुछ अच्छा सिखा पाएंगे। मेंगताओ ने सिर हिलाया। उन्हें नए शिक्षकों से ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं। ये सच है। मुजुएकिंग ने भी सिर हिलाया। अगर वे अच्छे होते तो उन्हें बहुत पहले ही त्यानवू अकादमी में भर्ती कर लिया गया होता। उन्हें ऐसे समय में सार्वजनिक भर्ती में शामिल होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बुरी खबर, बुरी खबर। जब वे दोनों नए शिक्षक के बारे में चर्चा कर रहे थे तभी उन्हें एक चिंतित आवाज सुनाई दी। फिर एक महिला लाल चेहरे के साथ अंदर भागी आई। शांत हो जाओ, घबराओ मत। क्या हुआ? मुजुएकिंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा।
क्या मैंने तुम्हें एल्डर हॉल के बाहर डेरा डालने और चुने गए शिक्षकों की जांच करने के लिए नहीं कहा था? तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? रुको, कहीं नतीजे तो घोषित नहीं हो गए? हाँ, हौंकते हुए महिला ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। इतनी जल्दी? मुजुएकिंग अचंभित रह गई। खबरों के मुताबिक आज सार्वजनिक भर्ती में 100 से अधिक शिक्षक शामिल हुए। स्वाभाविक रूप से उनमें से चयन करने में काफी समय लगना चाहिए था। मैंने देखा कि प्रधानाचार्य ने हमारी कक्षा के पहचान चिन्ह एक युवा शिक्षक को सौंप दिए। कुछ गहरी सांसें लेने के बाद महिला आखिरकार अपनी सांसें संभाल पाए और उसने स्थिति का वर्णन करना शुरू कर दिया। एक युवा शिक्षक, वह शिक्षक लगभग 20 वर्ष का लग रहा है। चूंकि मैं बहुत दूर थी इसलिए कुछ सुन नहीं पाई। हालांकि मैंने देखा, अब भी उस महिला को अपनी देखी हुई बात पर यकीन करना मुश्किल लग रहा था। तुम हमें चिंता से मार रही हो। तुमने क्या देखा? मुजुएकिंग ने उसे घूरकर देखा और जल्दी से उसे आगे बढ़ने के लिए कहा। मैंने देखा, शिक्षक एक नौसिखिए छात्र को इतनी बुरी तरह पीट रहा था कि दूसरा छात्र खून की उल्टी करने लगा। महिला ने कहा। उसने एक नए छात्र को इतना पीटा कि दूसरा पक्ष खून की उल्टी करने लगा। मुजुएकिंग और मेंगताओ ने भय से एक दूसरे की ओर देखा। एक शिक्षक द्वारा छात्र की पिटाई। त्यानवू अकादमी में इस तरह की हिंसा पहले कभी नहीं देखी गई थी। ये सच है, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। ये वही है जो मैंने पहले गुप्त रूप से लिख रखा था। देखो। कलाई घुमाते ही उस महिला ने एक रिकॉर्ड क्रिस्टल प्रकट किया। उसमें झंझनाहट करते ही उस पर 2 आकृतियां तुरंत दिखाई देने लगीं। गौर से देखने पर पता चला कि एक युवक एक छात्र की पिटाई कर रहा था। पेंग, छात्र के मुंह से खून निकल आया और अंततः वह उस युवक के सामने घुटने टेक कर बैठ गया। चूंकि ये दृश्य दूर से रिकॉर्ड किया गया था इसलिए वे एल्डर हॉल के अंदर हो रही बातचीत को नहीं सुन पाए। फिर भी वे बुरी तरह से पीटे गए छात्र की दयनीय स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। आपने कहा था कि प्रधानाचार्य ने हमारे पहचान पत्र इस व्यक्ति को दे दिए। वह दृश्य देखकर मुजुएकिंग का चेहरा पीला पड़ गया। आखिर चल क्या रहा था? वे इतने आक्रामक व्यक्ति को अपना शिक्षक कैसे नियुक्त कर सकते हैं? जी हाँ, मैंने खुद देखा। और महिला ने घबराते हुए कहा और फिर कुछ पल रुककर बोली। टोकन लेने के बाद वह तुरंत हमारी कक्षा की ओर चलने लगा। वह जल्द ही आ जाएगा। जल्द ही आ रहे हैं। मुजुएकिंग ने अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच लीं। क्या शिक्षक संघ शिक्षकों को छात्रों के साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना नहीं करता? अकादमी इस तरह के शिक्षक को क्यों नियुक्त करेगी? महिला ने सिर हिलाया। मुझे भी नहीं पता वरिष्ठ। क्या ऐसा हो सकता है कि अकादमी को पता था कि हमारी कक्षा बेकाबू है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर हमें सबक सिखाने और हमें वश में करने के लिए ऐसा शिक्षक ढूंढा हो? मेंगताओ ने अपना सिर खुजाया। हमें हराकर आत्मसमर्पण करवा देगा। हम देखते हैं कि क्या उसमें ऐसा करने की क्षमता है। मुजुएकिंग का चेहरा काला पड़ गया। मेंगताओ, सबको साधना बंद करवाओ और यहाँ इकट्ठा होने को कहो। ठीक है। मेंगताओ ने सिर हिलाया और जल्दी से चली गई। थोड़ी देर में लगभग 1 दर्जन छात्र मुजुएकिंग के चारों ओर जमा हो गए। वरिष्ठ, मुझे लगता है कि मेंगताओ को आपको पहले ही इस बारे में बता देना चाहिए था। अकादमी ने उस घिनौने आदमी को, जो मनमर्जी से छात्रों के साथ मारपीट करता है, हमारा शिक्षक नियुक्त कर दिया है। इस बारे में आप सभी के क्या विचार हैं? इतना कहने के बाद मुजुएकिंग ने भीड़ की ओर एक नज़र डाली। अगर वह हमारा शिक्षक बन गया तो हमारी जिंदगी नरक बन जाएगी। मैं इसका विरोध करता हूँ। लेकिन हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? अकादमी ने उन्हें हमारे साथ नियुक्त किया है और हमारे पहचान पत्र पहले से ही उनके पास हैं। जब तक हम प्रशासनिक कार्यालय जाकर शिक्षक बदलने का अनुरोध नहीं करते तब तक हम इस स्थिति में कुछ नहीं कर सकते। चूंकि अकादमी ने उसे हमारे पास भेजा है इसलिए वह हमें दूसरी कक्षाओं में जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं देगी। चूंकि बात यहीं तक आ गई है तो चलो उसे भगाने का कोई तरीका सोचते हैं ताकि हमें यहाँ एक बेहतर शिक्षक मिल सके। भले ही हमें झांकशी जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति न मिले, कम से कम हमें एक उत्कृष्ट शिक्षक तो चाहिए। अगर हम उसके जैसे आक्रामक व्यक्ति के मार्गदर्शन में आ गए तो हमारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। ... भीड़ ने आक्रोश से नाक सिकुड़ी। मेंगताओ ने पहले ही स्थिति स्पष्ट कर दी थी और उन्होंने उन्हें रिकॉर्ड क्रिस्टल में रिकॉर्ड की गई रिकॉर्डिंग भी दिखाई थी। शिक्षक को छात्र पर हाथ उठाते देख सभी क्रोधित हो गए, खासकर तब जब छात्र खून की उल्टी कर रहा था। अपने छात्रों के साथ उनके क्रूर व्यवहार को देखते हुए वे शिक्षक बनने के योग्य कैसे हो सकते हैं? क्या उन्हें उम्मीद थी कि वे ऐसे व्यक्ति के छात्र बनेंगे? सपने देखते रहो। ठीक है, इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। चूंकि अकादमी ने हमारे पहचान चिन्ह उसे सौंप दिए हैं इसलिए हम पहले से ही उसके छात्र हैं। हमें उसे भगाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। मुजुएकिंग ने दूसरों को शांत करने के लिए अपना हाथ उठाया। क्यों न हम जानबूझकर उसके खिलाफ जाकर उसे फंसा दें? उसे गिराना चाहते हो? तुम ऐसा कैसे करने का इरादा रखते हो? उदाहरण के लिए, चलो हम उसके सभी निर्देशों का पालन करने से इनकार कर दें। एक शिक्षक के रूप में यह महसूस करते हुए कि वह कक्षा में शक्तिहीन है, वह निश्चित रूप से जल्द ही अपनी मर्जी से चला जाएगा। यह शायद दूसरों के खिलाफ उपयोगी हो सकता है, लेकिन वह व्यक्ति आक्रामक है। अगर हम सचमुच उसके निर्देशों का उल्लंघन करें और वह हमारे साथ हाथापाई करे तो उसका सामना कौन कर पाएगा? समूह में सन्नाटा छा गया। उनकी योजना चाहे जो भी हो, मुख्य समस्या ये थी कि यह नया शिक्षक एक आक्रामक व्यक्ति था। यदि वह उन पर हाथ उठाता तो उनकी शारीरिक शक्ति में भारी अंतर को देखते हुए उनके लिए उसका सामना करना असंभव होता। आखिरकार उनमें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मुजुएकिंग भी केवल पिक्सुए स्तर पर ही थी। उनकी शक्ति को देखते हुए उनके लिए टोंगजुबान स्तर के साधक का सामना करना असंभव था। कैसा रहेगा अगर वो सचमुच हम पर हमला कर दे? तो हम रिकॉर्ड क्रिस्टल का इस्तेमाल करके उस दृश्य को रिकॉर्ड कर लें और उसे टीचर गिल्ड को भेजने का कोई तरीका ढूंढें। मुझे नहीं लगता कि गिल्ड इस तरह के मामले को नजरअंदाज करेगा। यह अच्छा विचार है, लेकिन जिस तरह से उस शिक्षक ने प्रधानाचार्य, बड़ों और इतने सारे शिक्षकों के सामने एक छात्र को पीटने की हिम्मत की, उससे लगता है कि उसके वहाँ अच्छे संबंध हैं, या शायद उसे अकादमी का समर्थन भी प्राप्त हो। अगर हम इस मामले को बिगाड़ देते हैं तो वह हमारे लिए स्थिति और भी खराब कर सकता है।
बिल्कुल, अगर उसे पता चल जाए कि हम उसे गिराने की साजिश रच रहे हैं तो क्या वह हम पर और भी अत्याचार नहीं करेगा? भीड़ ने कई और योजनाएं प्रस्तावित की, लेकिन उन सभी को अस्वीकार कर दिया गया। जिस तरह से उनके नए शिक्षक ने इतने सारे शिक्षकों के सामने एक छात्र की पिटाई की, उससे साफ है कि उसे प्रधानाचार्य का समर्थन प्राप्त रहा होगा, वरना वह इतनी बेशर्मी से ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। उस दृश्य को रिकॉर्ड करने का विचार बुरा नहीं था, लेकिन अगर शिक्षक संघ तक पहुंचने से पहले वह उसके हाथ लग गया तो उनके लिए आगे का जीवन कठिन हो जाएगा। उन्हें समस्या का हमेशा के लिए समाधान निकालने के लिए एक उचित योजना बनानी पड़ी। अन्यथा अगर उन्होंने उसे आगाह कर दिया तो उनकी जिंदगी और भी बदतर हो जाएगी। हमें क्या करना चाहिए सीनियर, क्या आपके पास कोई सुझाव है? बहुत सोचने समझने के बाद भी उन्हें कोई कार्य योजना सूझी नहीं। अंततः सबने मुंह जुएकिंग की ओर रुख किया। वह कक्षा की वास्तविक नेता थी और सभी उसकी बात मानते थे। मेरे पास एक उपाय है। मुजुएकिंग की आंखें अचानक चमक उठीं। भीड़ की ओर देखते हुए उसने कहा, हम सब विद्यार्थी हैं और अगर हम अपने शिक्षक को परेशान करने की कोशिश करेंगे तो शिक्षक संघ को पता चलते ही हमें सजा मिलेगी, या इससे भी बुरा अगर यह बात फैल गई तो हमारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। भीड़ ने सहमति में सिर हिलाया। इस दुनिया में शिक्षक एक सम्मानित व्यक्तित्व थे और छात्रों से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने शिक्षक के आदेशों का पालन करें। यदि यह पता चलता कि उन्होंने अपने शिक्षक को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है तो उन्हें निश्चित रूप से जनता की निंदा का सामना करना पड़ता था और उनके परिवार वाले भी उन्हें आसानी से नहीं छोड़ते थे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मेंगताओ ने चिंता से पूछा। चूंकि हम अपने शिक्षक के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते तो हमें सवाल पूछने की अनुमति तो होनी ही चाहिए, है ना? मुजुएकिंग की आंखों में शरारत भरी चमक आ गई। हमारी कक्षा में कई छात्र ऐसे हैं जिन्हें चित्रकला, चाय समारोह, शारीरिक संरचना, उपकरण निर्माण, औषधि निर्माण आदि में रुचि है। हम उनसे इन विषयों पर प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि वह इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है तो देखते हैं कि क्या उसमें यहाँ रहने की हिम्मत भी बचती है। वह एक अच्छा विचार है। इस तरह न केवल हम उसे नाराज नहीं करेंगे बल्कि वह इतना शर्मिंदा भी हो जाएगा कि यहाँ रुकना नहीं चाहेगा। एक तीर से दो निशाने। यह एक अच्छी योजना है। मुजुएकिंग का विचार सुनकर सबकी आंखें चमक उठीं। ये वाकई एक अच्छी योजना थी। इससे न केवल दूसरे पक्ष को ठेस नहीं पहुंचेगी बल्कि वे उसे अपमानित भी कर सकते हैं। रुको, उन्हें तो हमारा शिक्षक होना चाहिए जो हमें साधना में मार्गदर्शन दे। अगर हम उनसे इन विषयों के बारे में पूछें तो वे कह सकते हैं कि वे इन कामों में निपुण नहीं हैं। अगर ऐसा हुआ तो हमारी योजना विफल हो जाएगी। एक छात्रा ने अपनी बात रखी। हर शिक्षक की अपनी अपनी विशेषज्ञता थी। त्यानवु अकादमी के आकार को देखते हुए ये स्वाभाविक था कि वहाँ विभिन्न व्यवसायों में विशेषज्ञता रखने वाले शिक्षक भी हों। अगर वे ये सारे सवाल एक ही शिक्षक से पूछ रहे थे तो ये स्पष्ट था कि वे कुछ न कुछ साजिश रच रहे थे। इसके अलावा खेतीबाड़ी में विशेषज्ञता रखने वाले शिक्षक होने के नाते अन्य व्यवसायों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर न दे पाने में उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं थी। आखिरकार किसी व्यक्ति के लिए सभी व्यवसायों में निपुण होना संभव नहीं था। मैंने इसके बारे में भी सोच लिया है। हम उस पर थोड़ा दबाव डाल सकते हैं। मुजुएकिंग ने मानो पहले से ही कोई उपाय सोच लिया था और उसकी खूबसूरत आंखों में हल्की सी मुस्कान झलक उठी। उस पर थोड़ा दबाव डालें। बिल्कुल सही। बाद में जब वह शिक्षक आएंगे तो मैं उनसे कहूंगी कि मेरी मुलाकात मास्टर टीचर झांग जुवान से हुई है और उन्होंने मुझे अपना शिष्य बनाने की इच्छा व्यक्त की है। मुजुएकिंग मुस्कुराए। अगर ऐसा है तो झांगशी के समर्थन से वह शिक्षक जरूर डर जाएगा। वह शायद ज्यादा आगे बढ़ने से हिचकिचाएगा और उसे यह स्वीकार करने में भी शर्म आएगी कि उसे कुछ भी पता नहीं है। बस अगर झांगशी को पता चल गया कि हमने उसके नाम का इस्तेमाल किया है तो क्या हम मुसीबत में नहीं पड़ जाएंगे? एक छात्र ने हिचकिचाते हुए पूछा। ये कैसे मुमकिन है? झांगशी एक अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और तो और वो 2 सितारा गुरु भी हैं। हमें शायद पूरी जिंदगी में उनसे मिलने का मौका भी न मिले। उन्हें अचानक इतना मशहूर किसने बना दिया कि गली मोहल्ले में हर कोई उनके बारे में बात कर रहा है। और वैसे भी ये तो बस उनका नाम है, उन्हें शायद कभी पता भी न चले। मुजुएकिंग ने अपने बाल झटक दिए। झांगशी जिस दुनिया में रहता था वह उनकी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। उनके लिए उसे किसी भी तरह का संबंध रखना नामुमकिन था। पिछले 2 दिनों में वह चर्चा का विषय बन चुका था, इसलिए वे उसके नाम का इस्तेमाल उस आक्रामक शिक्षक को डराने के लिए कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए इसे इस तरह से करते हैं। कुछ देर विचार करने के बाद समूह को लगा कि योजना में कोई खास समस्या नहीं है और उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। जब वह शिक्षक आए तो अपनी शत्रुता प्रदर्शित न करना। आप सभी को उनके प्रति सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए ताकि वे आप पर किसी भी तरह का नियंत्रण न कर सकें। मुजुएकिंग ने निर्देश दिया। हाँ, समूह ने उत्तर दिया। क्या यही वह क्लास है जिसमें मैं भाग लूंगा? जिस समय समूह झांग जुबान के खिलाफ साजिश रचने में व्यस्त था उसी समय झांग जुबान खुद कक्षा के बाहर खड़ा था, ये सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर देख रहा था कि वह सही जगह पर आया है या नहीं। अध्याय 323। तुम्हें निष्कासित किया जाता है। स्वर्ग के पद का पुस्तकालय। लियू लाओशी द्वारा दोनों छात्रों की समस्याओं का समाधान करने के बाद प्रधानाचार्य शी को उनकी क्षमता पर अब कोई संदेह नहीं रहा और उन्होंने कक्षा का टोकन उन्हें सौंप दिया। होनतियन अकादमी में अपने शिक्षण अनुभव के आधार पर वह जानता था कि इनमें से प्रत्येक टोकन एक छात्र का प्रतिनिधित्व करता है। उन्हें अपने स्टोरेज रिंग में रखते हुए वह अपनी कक्षा की ओर चलने लगा। स्कूल बहुत विशाल था और वह कई बार रास्ता भटक गया। एक राहगीर को पकड़कर कई बार रास्ता पूछने के बाद ही वह आखिरकार अपनी कक्षा तक पहुंच पाया। जिया, उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर चला गया। होनतियन अकादमी के कक्षाओं की तुलना में ये कक्षा काफी चौड़ी थी। ये लगभग 700 से 800 वर्ग मीटर बड़ी थी और इसकी जमीन चिकने नीले पत्थर से बनी थी। दोनों सिरों पर एक एक खूंखार जानवर की मूर्ति बनी हुई थी जो कक्षा को एक भव्य आभा प्रदान करती थी। कमरे के बीचों बीच एक खूबसूरत महिला के चारों ओर लगभग 1 दर्जन छात्र बैठे थे। वे आपस में चर्चा में मग्न थे और इसी वजह से उनमें से किसी को भी उनकी उपस्थिति का एहसास नहीं हुआ। झांग जुबान ने अपना सिर हिलाया। दरवाजा खोलने की उसकी आवाज़ तेज नहीं थी लेकिन इतनी धीमी भी नहीं थी कि किसी का ध्यान उस पर न जाए।
उन सभी का उसकी मौजूदगी से बेखबर रहना वाकई सतर्कता की कमी को दर्शाता है। आगे बढ़ते हुए वह उनसे बात करने ही वाला था कि उसने उनकी बातचीत का विषय सुन लिया। वरिष्ठ, क्या आप सचमुच कल गुरु शिक्षक झांग जुवान से मिले थे? और उन्होंने कहा कि वे आपको अपना छात्र बनाना चाहते हैं। ये तो मास्टर टीचर झांग जुवान है, त्यानवू साम्राज्य के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति। मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। सीनियर, अगर आप उनके शिष्य बनना चाहते हैं तो मुझे उनसे जरूर मिलवाइए। मैं उनका सच्चा भक्त हूँ। यहाँ भी ऐसा ही। उस महिला के चारों ओर खड़े छात्रों के चेहरे उत्साह से लाल हो गए थे, मानो वे अपने आदर्श के बारे में बात करने वाले प्रशंसक हों। मुझसे मिली और मेरा इरादा उसे अपनी छात्रा के रूप में लेने का था। झांग जुबान दंग रह गया। उसने जल्दी से उस महिला को करीब से देखा। उन्हें पूरा यकीन था कि वे उस लड़की से पहले कभी नहीं मिले थे और यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने उस महिला को अपनी छात्रा के रूप में स्वीकार कर लिया था। इसके अलावा उन्होंने कल पूरा दिन मास्टर टीचर पवेलियन में बिताया और पुस्तकालय से निकलने के तुरंत बाद सार्वजनिक भर्ती के लिए यहाँ आए। तो फिर उनकी मुलाकात त्यानवू अकादमी के छात्र से कैसे हो सकती थी? आखिरकार वह तो ऐसा व्यक्ति था जिसे यह भी नहीं पता था कि अकादमी कहाँ स्थित है। झांगशी इस समय अपने द्वितीय सितारा गुरु शिक्षक परीक्षा के लिए एक मिशन पर हैं और जब तक वे लौटेंगे तब तक वे द्वितीय सितारा गुरु शिक्षक बन चुके होंगे। हालांकि यह मुश्किल होगा, मैं उनसे हमारे लिए एक व्याख्यान देने का अनुरोध करूंगा। बीच में बैठी महिला मुस्कुराई। हालांकि अपनी बात पूरी करते करते अचानक उसकी नज़र झांग जुबान पर पड़ी और उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, तुम कौन हो? हमारी कक्षा में क्यों हो? बहुत खूब। जैसे ही उसने ये शब्द कहे उसके आसपास खड़े छात्र तुरंत मुड़कर झांग जुबान को सतर्क भावों से देखने लगे। मैं अकादमी के आदेशानुसार इस सत्र के लिए आपका शिक्षक बनने आया हूँ। उनकी निगाहों का सामना करते हुए झांग जुबान ने कहा। हमारे शिक्षक? छात्र अचंभित रह गए। रिकॉर्ड क्रिस्टल में रिकॉर्डिंग काफी दूर से की गई थी, इसलिए वे झांग जुबान का चेहरा साफ साफ नहीं देख पाए। हालांकि एक छात्र की पिटाई की बात सुनकर उन्हें लगा था कि वह हट्टा-कट्टा आदमी होगा। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि वह इतना सलीकेदार दिखेगा। लियू चेंग, जिसका रूप झांग जुबान धारण कर रहा था, एक दुबला पतला 24 वर्षीय युवक था। हालांकि झांग जुबान को लगता था कि दूसरे व्यक्ति का रूप रंग उससे बिल्कुल मेल नहीं खाता था, फिर भी कम से कम देखने में अच्छा तो था। शिक्षक को सम्मान। बीच में बैठी महिला को खांसी आई और तभी सब लोग अपनी हैरानी से बाहर आए। उन्होंने जल्दी से झुककर झांग जुबान का अभिवादन किया। हाँ, मेरा नाम लियू चेंग है और आप सब मुझे लियू लाओशी कह सकते हैं। अब से मैं आप सभी को साधना में मार्गदर्शन दूंगा। उसके बाद झांग जुबान व्याख्यान मंच तक गए और बैठ गए। फिर उन्होंने बीच में बैठी महिला की ओर मुड़कर पूछा, क्या आप गुरु झांग जुबान से मिल चुकी हैं? लियू लाओशी को रिपोर्ट करना महज सौभाग्य की बात थी। मुजुएकिंग ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। तो क्या आप सचमुच उनसे मिले थे? क्या मैं जान सकता हूं कि वे कैसे दिखते हैं? झांग जुबान ने पूछना जारी रखा। यह लियू लाओशी से ऐसे सवाल की उम्मीद न होने के कारण मुजुएकिंग ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, वह लियू लाओशी से थोड़ा लंबा है और उसका शरीर गठीला है। जब मैं उससे मिली थी तब उसने हरे रंग का चोला पहना हुआ था। उसकी आंखें बिजली की तरह चमकती हैं और उसकी मुस्कान मनमोहक है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो वह संसार से अछूता हो, मानो स्वर्ग में बैठा कोई देवता हो। हालांकि उसने झांगशी के बारे में कई कहानियां सुनी थी, लेकिन किसी ने भी कभी उसके रूप रंग का वर्णन नहीं किया था। फिर भी उसके पास लियू लाओशी के प्रश्न का उत्तर देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यदि वह उत्तर नहीं देती तो निश्चित रूप से दूसरे पक्ष को उस पर संदेह हो जाता। इसलिए वह केवल अपनी कल्पना के आधार पर ही उसका वर्णन कर सकती थी। झांग जुबान के चेहरे पर एक विचित्र भाव प्रकट हुआ। झांग जुबान को कम से कम इस बात का तो एहसास था कि वह कितने ऊंचे ओहदे पर खड़ा है। आखिर कब से उसका रूप रंग इतना शानदार हो गया था? मेरी जानकारी के अनुसार अगर कोई द्वितीय श्रेणी का गुरु शिक्षक किसी को अपना शिष्य बनाना चाहे तो अनगिनत लोग इस अवसर को लपक लेंगे। इसके अलावा गुरु शिक्षक झांग जुबान तो प्रतिभाओं में भी विलक्षण है, इसलिए उनके मार्गदर्शन में सीखने के इच्छुक कई प्रतिभाशाली छात्र होंगे। तो फिर वह आपको अपना शिष्य क्यों बनाएंगे? उन्हें पहले से ही यकीन था कि दूसरा पक्ष झूठ बोल रहा है और भीड़ के हाव भाव से वे मोटे तौर पर समझ गए थे कि वे क्या करने वाले हैं। इसलिए झांग जुबान ने पूछताछ जारी रखी। मैं इस आक्रामक शिक्षक से इतने कठिन प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद न करते हुए मुजुएकिंग इधर उधर डगमगा उठी। खून के छींटे पड़ने की इच्छा को दबाते हुए उसने हिम्मत जुटाई और कहानी जारी रखी। मैंने कल एक छोटे से काम में उनकी मदद की थी और ये देखकर कि मेरी प्रतिभा अभी भी स्वीकार्य है, झांगशी ने मुझे काम पर रख लिया। जहां तक विवरण की बात है, मुझे भी ठीक से नहीं पता। मैं समझ गया। चूंकि झांगशी आपको एक सामान्य शिक्षक के रूप में लेने को तैयार है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं उनसे छात्र के लिए प्रतिस्पर्धा करने के योग्य हूँ। आपको भी अपना शिक्षक चुनने का अधिकार है। ये रहा आपका पहचान पत्र, आप उनके पास जाए। अपनी कलाई झटकते हुए झांग जुबान ने एक टोकन निकाला और उसे फेंक दिया। झांग जुबान को पता नहीं था कि वह महिला कौन थी, लेकिन उसका रक्त टोकन में समाहित था। दोनों की आभा का मिलान करके झांग जुबान आसानी से उसका टोकन ढूंढने में सक्षम हो गई। आपका क्या मतलब है? मुजुएकिंग ने अनजाने में टोकन पकड़ लिया, लेकिन वह स्तब्ध थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसी के लिए अपने पूरे जीवन में केवल एक ही शिक्षक का होना असंभव है। किसी छात्र के लिए यह सम्मान की बात होनी चाहिए कि उसे एक ऐसा गुरु शिक्षक मिले जो अपने छात्रों को महत्व देता हो। क्या झांगशी द्वारा उसे स्वीकार करने की बात सुनने के बाद लियू लाओशी को उसका अधिक महत्व नहीं देना चाहिए था? टोकन को फेंकने से उसका क्या मतलब था? मेरा मतलब कुछ नहीं है, झांग जुबान ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा। पलकें थोड़ी सी उठाते हुए उसने कहा, इसका मतलब बस इतना है कि तुम्हें निष्कासित कर दिया गया है। निष्कासित? मुजुएकिंग का शरीर कांप उठा और उसके मुंह से खून का एक घूंट लगभग निकल ही गया। मैं एक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ सभी शिक्षक मुझे अपने मार्गदर्शन में लेना चाहते हैं। फिर भी मुझे पहली ही नज़र में निष्कासित कर देना? क्या आप वाकई मजाक नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल सही। एक छात्र होने के नाते पढ़ाई करने के बजाय तुम अपने शिक्षक को मूर्ख बनाने के लिए अपनी चतुराई का इस्तेमाल करना चुनते हो। तुम मेरे किस काम के हो?
चिंता मत करो, मैं इस मामले की रिपोर्ट अकादमी को कर दूंगा और वे सभी छात्रों को इसकी जानकारी देने के लिए एक घोषणा जारी करेंगे। इसलिए तुम निश्चिंत होकर झांग शी जा सकते हो। झांग जुबान ने शांत भाव से कहा। मैं मुजुएकिन का शरीर कांप उठा। अपनी खूबसूरती और प्रतिभा के कारण वह अकादमी की सबसे होनहार छात्राओं में से एक थी। अगर पूरे स्कूल को उसके निष्कासन के बारे में पता चल जाए तो वह भविष्य में दूसरों का सामना कैसे कर पाएगी। वह जानती थी कि यह शिक्षक संघ की है, लेकिन ये तो हद से ज्यादा संघ की था। उनकी भविष्यवाणियों के आधार पर भले ही दूसरा पक्ष यह न मानता हो कि वह झांग शी से परिचित है, फिर भी वह कम से कम भयभीत तो हो ही जाएगा। आखिर क्या पता तमाम संभावनाओं के बावजूद वह सचमुच झांग शी को जानती हो। अगर ऐसा हुआ तो प्रधानाचार्य को भी उसकी बात को गंभीरता से लेना पड़ेगा। लेकिन इस शख्स ने उसे अपनी कक्षा से निकालने से पहले परिणामों पर विचार करने की जहमत तक नहीं उठाई। यदि शिक्षक योग्यता परीक्षा में कम अंक प्राप्त करना किसी शिक्षक के लिए सबसे शर्मनाक बात थी, तो किसी छात्र के लिए निष्कासित होना सबसे शर्मनाक बात थी। भले ही उसकी साधना उच्च स्तर तक पहुंच जाए, ये दोष उसके साथ हमेशा बना रहेगा, चाहे वह कहीं भी जाए। मैं शिक्षक को बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ। दांत पीसते हुए मुजुएकिन ने जल्दी से बोलना शुरू किया। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो? झांग जुबान ने अपना सिर हिलाया। खड़े होकर उन्होंने अपने हाथ पीठ पीछे रखे और कक्षा में धीरे धीरे घूमने लगे। पहली बात तो यह है कि मेरे आने पर इतनी आवाज़ होने के बावजूद आप, जो पिक्स्यू स्तर के साधक हैं, ने मुझे बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। इसके बजाय आप दूसरों के साथ बातचीत करते रहे। क्या आपको लगता है कि यह तर्कसंगत है? आपने शिक्षक की उपस्थिति को नजरअंदाज किया। ये त्यानवु अकादमी के छात्र दिशा निर्देशों के अनुच्छेद 17 का उल्लंघन है, जो शिक्षक का अनादर दर्शाता है। गंभीर मामलों में आपको निष्कासित भी किया जा सकता है। साथ ही जानबूझकर यह कहना कि आप मुझसे पहले गुरु झांग जुबान को जानते हैं। चलिए इस बात को छोड़ देते हैं कि यह सच है या नहीं। अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि आप झांग शी की प्रतिष्ठा का इस्तेमाल मुझे परेशान करने के लिए कर रहे हैं। विद्यार्थी दिशा निर्देशों के अनुच्छेद 42 के अनुसार अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके अपने गुरु का अपमान करना या उन्हें धमकी देना मना है। गंभीर मामलों में आपको निष्कासित भी किया जा सकता है। दूसरी ओर, यदि यह झूठा है तो इसका मतलब है कि आप अपने शिक्षक से झूठ बोल रहे हैं। ये छात्र दिशा निर्देशों के अनुच्छेद 45 का उल्लंघन है, जिसमें शिक्षक को गुमराह करने या धोखा देने के लिए झूठी अफवाहें फैलाना शामिल है। यह एक ऐसा अनुच्छेद भी है जिसके तहत निष्कासन की मांग की जा सकती है। चाहे जो भी हो, अगर हम नियमों का सख्ती से पालन करें तो आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। आपके पास अपने बचाव में कहने के लिए और क्या है? त्यानवु अकादमी के छात्र दिशानिर्देश पूरे अकादमी परिसर में चिपकाए गए थे। झांग जुबान यहाँ आते समय कई बार इन दिशानिर्देशों के पास से गुजरा था और उसने इन्हें अच्छी तरह से याद कर लिया था। बच्चों का ये झुंड उसके सिर पर चढ़ना चाहता था। चूंकि ऐसा था, इसलिए उसे पहले उन्हें यह सिखाना चाहिए कि उसे खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। मैं मुजुएकिन का चेहरा पीला पड़ गया। लड़खड़ाते हुए पीछे हटते हुए उसने झांग जुबान को ऐसे घूरा मानो वह कोई राक्षस हो। क्या वह अभी अभी अकादमी में नहीं आया था? वह छात्र दिशानिर्देशों से इतना परिचित क्यों है? सबसे महत्वपूर्ण बात, मुझे लगा था कि वह शारीरिक रूप से मामलों को सुझाने वाला व्यक्ति है। फिर उसकी वाक्पटुता भी उतनी ही प्रभावशाली क्यों है? अपना सामान समेटो और चले जाओ। मैं अपने विचारों और राय रखने वाले छात्रों का स्वागत करता हूं, लेकिन मैं उन छात्रों का स्वागत नहीं करता जो दूसरों को मेरे खिलाफ खड़ा होने के लिए उकसाते हैं। झांग जुबान ने इशारा किया। महज एक शब्द से ही इस महिला ने अन्य छात्रों को उसका अभिवादन करने के लिए प्रेरित कर दिया। ये स्पष्ट था कि समूह में उसका काफी प्रभाव था। अगर उसने पहली मुलाकात में ही उन्हें डराया धमकाया नहीं होता तो भविष्य में झांग जुबान के लिए उन्हें नियंत्रित करना असंभव हो जाता। शिक्षण का अर्थ छात्रों को अपने निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए बाध्य करना नहीं था। हालांकि यदि झांग जुबान पहली मुलाकात में ही अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने में विफल रहे तो विद्रोह होने पर वे उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि छात्र कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। वे आपको कम आंकेंगे और स्वाभाविक रूप से वे आपसे ठीक से सीख भी नहीं पाएंगे। अध्यापिका, वरिष्ठ मु हमारी कक्षा की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा हैं। इस वर्ष मात्र 18 वर्ष की आयु में ही उन्होंने पिक्स्यू स्तर प्राप्त कर लिया है। वह हमारी प्रेरणा और मार्गदर्शक हैं, इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया अपना आदेश रद्द कर दें। ये देखकर कि नया शिक्षक आते ही उनके नेता को निष्कासित करने वाला है, मेंग ताओ तुरंत आगे खड़ा हो गया। सबसे प्रतिभाशाली छात्र, लक्ष्य और दिशा। उसने 7 साल की उम्र में प्रशिक्षण शुरू किया था और तब से 11 साल बीत चुके हैं। इस दौरान उसने 3 एक्यूपॉइंट सुखदायक गोलियां और 10 अन्य गोलियां लीं, लेकिन फिर भी वह केवल 12 एक्यूपॉइंट ही खोल पाई, जिससे उसकी शक्ति 16 डिंग हो गई। 3 साल तक फ्लोटिंग वाटर पाम का अभ्यास करने के बावजूद उसने इसमें केवल मामूली दक्षता ही हासिल की है। इसके अलावा वह अभी तक इसमें निपुण नहीं है और युद्ध में वह इसकी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करने में असमर्थ है। इसके अलावा उसके कम से कम 7 एक्यूपॉइंट उसकी दूषित जेन की ऊर्जा से पूरी तरह अवरुद्ध हैं, जिससे उसकी साधना में प्रगति करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि टोनबक्सुआन स्तर तक पहुँचना भी उसके लिए एक बहुत बड़ी बाधा होगी। उसी क्षण झांग जुबान ने मेंग ताओ की ओर मुड़कर शांत भाव से कहा, इसे भी प्रतिभाशाली कहा जा सकता है। तुम मजाक कर रहे हो? मैं मुजुएकिन का चेहरा तुरंत कागज की तरह पीला पड़ गया। अध्याय 324, अचंभित छात्र, स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय। सभी जानते थे कि उसकी साधना की गति अद्भुत थी और वह एक प्रतिभाशाली छात्रा थी। हालांकि उनमें से किसी को भी यह नहीं पता था कि इसका कारण उसका कुल था। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में उसने अत्यधिक मात्रा में गोलियां खाई थीं, जिसके कारण उसके शरीर में गोलियों का जहर जमा हो गया था, जिससे उसकी साधना को बढ़ाना बेहद मुश्किल हो गया था। अन्यथा पिक्स्यू क्षेत्र में पहुंचते ही वह बहुत पहले स्नातक के लिए आवेदन कर सकती थी। उसे इतने समय तक अकादमी में रहने की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी शिक्षक ने उसकी हालत पर ध्यान नहीं दिया था, यहाँ तक कि उस पूर्व शिक्षक ने भी नहीं, जिसे वह बहुत पसंद करती थी। फिर भी इस व्यक्ति ने उससे पहली बार मिलने के बावजूद उसकी हालत को सटीक रूप से पहचान लिया। ये तो बहुत ही डरावना था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह एक आक्रामक शिक्षक नहीं थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास वास्तव में क्षमता थी?
मुजुएकिन का शरीर कांप उठा। अगर ऐसा नहीं था तो वह सिर्फ एक नज़र से यह कैसे जान पाया कि उसके साथ एक्यूपॉइंट्स उसकी दूषित जेनकी से सील हो गए थे और उसके लिए टोनबक्सुआन क्षेत्र तक पहुंचना मुश्किल होगा। मेंगताओ को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि शिक्षक को इतनी जानकारी होगी। हालांकि वह कई सालों से रोज सीनियर मू के साथ रहता था, फिर भी उसे इस मामले की जानकारी नहीं थी। वह वहीं जम गया, अपने सीनियर के लिए बोलना चाहता था लेकिन उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। पिछले अकादमी टूर्नामेंट में सीनियर म्यू 10वें स्थान पर थीं। वह अकादमी की सबसे प्रतिभाशाली छात्राओं में से एक हैं और इस बात पर सभी सहमत हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वह प्रतिभाशाली नहीं है? एक छात्रा झांग जुबान के फैसले को स्वीकार नहीं कर सकी। प्रतिभाशाली होने का मतलब यह नहीं है कि कोई सीमित समय में कितनी प्रगति कर सकता है, बल्कि यह है कि वह कितनी दूर तक जा सकता है। यह अविश्वसनीय है कि वह अपनी उम्र में पिक्सुए स्तर तक पहुंच गई है, लेकिन उसके शरीर में जमा हो रहे जहर और उन पर निर्भरता की मानसिकता के कारण उसकी भविष्य की प्रगति सीमित है। झांग जुबान ने अपना सिर हिलाया। चूंकि उन्होंने कक्षा का कार्यभार संभाला था, इसलिए उन्हें छात्रों के बारे में बुनियादी जानकारी दी गई थी। छात्रों से मिलान करने पर उन्होंने पाया कि वांग यांग से मिलती जुलती शक्ल वाली यह महिला कक्षा की सबसे होशियार छात्रा थी, जिसका नाम मुजुएकिन था। उसका नाम जानने के बाद उसकी पृष्ठभूमि के बारे में पता लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं था। मुजुएकिन के पिता एक प्रसिद्ध डोप स्टार औषध विक्रेता थे। जो गोलियां दूसरों के लिए अतुलनीय रूप से मूल्यवान थीं, वे उसके लिए कुछ भी नहीं थीं। हालांकि इससे उसे अन्य छात्रों पर बढ़त मिली, लेकिन इसने उसके भविष्य के विकास के लिए एक घातक खामी भी पैदा कर दी। हालांकि झांग हुआन ने स्वर्गपथ के पुस्तकालय का उपयोग नहीं किया, लेकिन उनकी आत्मा की गहराई 10.1 और एक औषध विक्रेता के रूप में उनकी विशेषज्ञता को देखते हुए वह एक नज़र में मुजुएकिन की स्थिति को समझने और उसका अनुमान लगाने में सक्षम थे। आखिरकार उसने अपनी खुद की ताकत से द्वितीय सितारा मास्टर शिक्षक की परीक्षा उत्तीर्ण की। अगर वह इतना भी नहीं देख पाता तो उसके लिए पहले 4 परीक्षण पास करना असंभव होता। मुजुएकिन की साधना बुरी नहीं थी, लेकिन वह गोलियों पर बहुत ज्यादा निर्भर थी। यह उसके भविष्य के विकास के लिए हानिकारक था। सभी दवाओं में विष होता है और यही बात गोलियों पर भी लागू होती है। बेशक यह इस बात पर निर्भर करता है कि गोलियां शिलालेख वाली गोली के स्तर तक न पहुंचें। चाहे वह निर्माण हो, तृप्ति हो या पूर्णता, उन गोलियों में अभी भी काफी अशुद्धियां मौजूद थीं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए शुद्ध जेनकी के अभाव में गोली का विष आसानी से शरीर के एक्यूपॉइंट्स में जमा होकर उन्हें अवरुद्ध कर सकता था, जिससे साधना की प्रगति धीमी हो जाती थी। यही वजह थी कि बहुत से लोग गोलियों का सेवन तब तक नहीं करना पसंद करते थे जब तक कि वे अपनी खुद की ताकत से कोई सफलता हासिल करने में असमर्थ न हो। ये बिल्कुल बीमारी की तरह था। अगर कोई आसानी से इससे उबर सकता है तो बहुत कम लोग दवा का सहारा लेना पसंद करेंगे, भले ही उन्हें पता हो कि दवा से उन्हें जल्दी ठीक होने में मदद मिलेगी। उसकी वर्तमान साधना गति असाधारण थी। इसके अलावा एक डोप स्टार औषध विक्रेता पिता के मार्गदर्शन में उसकी नींव भी मजबूत थी। हालांकि समय बीतने के साथ वह धीरे धीरे अपने साथियों से पिछड़ने लगी। दरअसल यह एक बहुत बड़ा सवाल था कि क्या वह टोनबक्सुआन स्तर तक पहुंच भी पाएगी या नहीं। गोलियों का जहर एक समस्या थी, लेकिन गोलियों पर निर्भरता पैदा करने वाली उसकी मानसिकता भी एक और समस्या थी। दवाइयों के सहारे साधना में सफलता हासिल करते करते उसका आत्मविश्वास कम होने लगा था। वह कोई प्रतिभाशाली नहीं है। वास्तव में आप उससे कहीं बेहतर स्थिति में हैं। झांग जुबान ने मुजुएकिन के पक्ष में बोलने वाली छात्रा की ओर मुड़कर कहा, यद्यपि तुम्हारी साधना अभी पिगु स्तर के प्राथमिक चरण में ही है, तुमने अपने शरीर को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया है और तुम्हारी मन की स्थिति भी स्थिर है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारे परिवार में एक पशु प्रशिक्षक है जिसने एक खूंखार जानवर के रक्तसार का उपयोग करके तुम्हारी साधना को बढ़ाने में मदद की है। यह विधि साधना बढ़ाने के लिए औषधि के सेवन के समान है, लेकिन चूंकि जंगली जानवरों का रक्तसार मानव शरीर के साथ अधिक अनुकूल होता है, इसलिए यह न केवल आपकी साधना में बाधा नहीं डालेगा, बल्कि आपकी मांसपेशियों को और अधिक सुगठित बनाएगा, जिससे आपकी शक्ति में वृद्धि होगी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको पिगु क्षेत्र के मध्यवर्ती चरण के विरोधियों से लड़ने में सक्षम होना चाहिए। मैं छात्रा सदमे से लगभग उछल पड़ी। उसके पिता प्रथम श्रेणी के पशु प्रशिक्षक थे और पिगु स्तर तक पहुंचने से पहले ही उसने एक खूंखार जानवर के रक्त का सेवन कर लिया था। इससे उसका शरीर एक साधारण साधक की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हो गया, जिससे उसे अपने से अधिक साधना स्तर वाले लोगों से लड़ने की शक्ति प्राप्त हुई। उसने यह बात सिर्फ कुछ करीबी दोस्तों को ही बताई थी, इसलिए अकादमी को इसके बारे में पता चलना नामुमकिन था। फिर भी इस शिक्षक ने एक ही नज़र में इसे पहचान लिया। ये तो बहुत ही डरावना था। हालांकि किसी खूंखार जानवर का रक्तसार हानिकारक नहीं है, पर एक कहावत है कि कमजोर को धीरे धीरे पोषण देना चाहिए। अगर कोई पुरुष इसका सेवन करे तो गंभीर दुष्प्रभाव नहीं होंगे, लेकिन आपके लिए एक महिला का शरीर पहले से ही कमजोर है और रक्तसार के माध्यम से आपकी शारीरिक क्रियाओं को सक्रिय करने से आपको थोड़े समय के लिए काफी ताकत मिल सकती है, लेकिन समय बीतने के साथ साथ कई तरह के अदृश्य दुष्प्रभाव दिखने लगेंगे। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई गंभीर रूप से बीमार मरीज 1000 साल पुराना जिनसेंग खा ले। इससे न केवल उसकी बीमारी ठीक नहीं होगी, बल्कि उसकी जान भी जा सकती है। झांग जुबान ने अपना सिर हिलाया। छात्रा की त्वचा हल्की लाल थी और उसका खून तेजी से खौल रहा था। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वह पशु प्रशिक्षण की गुप्त कलाओं में निपुण है। हालांकि अकादमी द्वारा दी गई जानकारी में इसका उल्लेख नहीं था, लेकिन झांग जुबान के लिए यह अनुमान लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं था। आपको भी दोनों महिलाओं की परिस्थितियों पर चर्चा करने के बाद झांग जुबान की नज़र मेंगताओ पर पड़ी। आपका व्यक्तित्व शांत है और आपके चारों ओर विद्वत्ता का आभास होता है। साथ ही मैं आपके अंगूठे और मध्यमा उंगली के बीच कई कठोर निशान देख सकता हूं और मुझे नहीं लगता कि किसी युद्ध तकनीक के कारण ऐसा हुआ होगा। इसके अलावा आपकी कमीज के कोने पर हल्का सा कालापन है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको चित्रकारी का शौक होना चाहिए और आप अक्सर विशेषज्ञों के चित्रों की नकल करती हैं। हालांकि ये खेदजनक है कि आप गहराई से नहीं देख रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप आप जो कुछ भी देखते हैं उसके सार और भावना को पकड़ने में असफल हो रहे हैं। यदि आप इसी तरह चित्रकारी करते रहे तो यह संभावना नहीं है कि आप कभी भी आध्यात्मिक कैनवास या भावपूर्ण इरादों से परिपूर्ण चित्रकारी कर पाएंगे। जहां तक तुम्हारी बात है, चाय समारोह में तुम्हारी रुचि अवश्य होगी। मुझे तुमसे चाय की हल्की सी सुगंध आ रही है और ये ताजगी भरी भी है।
हालांकि तुम साधना से अधिक समय चाय के मार्ग पर व्यतीत कर रहे हो, जिसके कारण तुम्हारी साधना अवरुद्ध और अस्थिर हो गई है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुमने 1 वर्ष में कोई सफलता प्राप्त नहीं की है। इसके अलावा तुम्हारी साधना में इच्छा शक्ति की कमी है। तुम अक्सर अपने गुरु के निर्देशों की अनदेखी करते हो और अपना समय अन्य बातों में लगाते हो। तुम खिलौनों से आसानी से विचलित होने वाले व्यक्ति का एक विशिष्ट उदाहरण हो। अपने हाथों को पीठ पर बांधे हुए झांग जुबान ने चारों छात्रों की स्थिति को स्पष्ट रूप से बताया और उनके शब्दों में कोई त्रुटि नहीं थी। सभी लोग स्तब्ध और अचंभित रह गए। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। आखिर चल क्या रहा था? उन्होंने जानबूझकर उससे अपने दूसरे व्यवसायों के बारे में सवाल पूछने का फैसला किया था ताकि उसे शर्मिंदा कर सके, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कह पाते उसने उनके व्यवसायों का अंदाजा लगा लिया और उनके बारे में सहजता से बात करने लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि यह शिक्षक सभी व्यवसायों में कुशल हो? अगर ऐसा नहीं था तो वह उसकी कमीज के कोने पर स्याही के निशान और दूसरे के शरीर की गंध के आधार पर इतनी आसानी से यह कैसे अनुमान लगा सकता था कि मेंगताओ को चित्रकारी पसंद थी और दूसरा छात्र चाय समारोह में रुचि रखता था? यह बहुत ही डरावना था। ठीक है, मुझे अपनी युद्ध तकनीकें दिखाओ। ये देखकर कि वह सभी को आश्चर्यचकित करने में सफल रहा है, झांग जुबान शेष छात्रों की ओर मुड़ा और बोला। पहले 4 लोगों की स्थिति अधिक स्पष्ट थी और वह उनके व्यवसायों से भी अच्छी तरह परिचित था, इसलिए वह उनके बारे में आसानी से बात कर सकता था। दूसरी ओर वह शेष छात्रों के लिए ऐसा नहीं कर सका। त्यानवो अकादमी ग्रामीण क्षेत्र की होंगतियान अकादमी से बिल्कुल अलग थी। साधना के अलावा अधिकांश छात्र अपनी पसंद का कोई पेशा भी अपनाते थे। भले ही उनमें से अधिकांश प्रशिक्षु के स्तर तक भी न पहुंच पाएं, लेकिन यह एक शौक के रूप में और उनकी मानसिक स्थिति को प्रशिक्षित करने के एक तरीके के रूप में काम कर सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे लियूशी और अन्य लोग एल्डतियान से चाय बनाने की विधि सीख रहे थे। चाय समारोह के बारे में उनकी समझ एक प्रशिक्षु के स्तर तक भी नहीं पहुंची थी, लेकिन इसमें उनकी रुचि में कोई बाधा नहीं आई। ये लोग भी वैसे ही थे। हालांकि उन्होंने अपने सहायक व्यवसाय के बारे में थोड़ा बहुत सीख लिया था, फिर भी वे प्रशिक्षु के स्तर तक पहुंचने से काफी दूर थे। हाँ, अपने सामने मौजूद शिक्षक से चकित होकर अन्य लोगों ने जरा भी संकोच किए बिना तुरंत अपनी युद्ध तकनीक का प्रयोग किया। पल भर में पूरी कक्षा में हवा की तेज गर्जना गूंज उठी। कुछ देर बाद झांग जुबान ने अपना सिर हिलाया। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि त्यानवो अकादमी के छात्र होंगतियन अकादमी के छात्रों की तुलना में कहीं अधिक उच्च कोटि के थे। चाहे उनकी युद्ध तकनीक हो, साधना तकनीक हो या उनके सहायक व्यवसाय के प्रति उनकी समझ, जू होंग, मोशियाओ और अन्य लोग उनकी बराबरी नहीं कर सकते थे। तुमने जिस युद्ध तकनीक स्वच्छ आकाश में सफेद कैनरी का अभ्यास किया है उसमें तेज और शक्तिशाली चालें हैं, लेकिन तुम उनकी गति का मुकाबला नहीं कर पा रहे हो। इसके अलावा इस तकनीक में अभ्यास करने के लिए तुम्हारी झेन की शक्ति भी अपर्याप्त है। अगर तुम्हारा सामना किसी थोड़े से भी अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से हो जाए और वह बिना हिले डुले तुम्हारी बगल पर हमला कर दे तो तुम तुरंत हार जाओगे। इस स्थिति का कारण यह है कि आप अपने प्रशिक्षण को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपका सहायक पेशा लोहार होना चाहिए। एक लोहार को हर तरह के अयस्कों और धातुओं को परिष्कृत करना होता है और इसके लिए बहुत ताकत की आवश्यकता होती है। लंबे समय तक हथौड़ा चलाने से आपके दाहिने हाथ की ताकत आपके बाएं हाथ से कहीं अधिक हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप असंतुलन पैदा हो गया है। एक पक्षी के पास पंखों का एक जोड़ा होता है और अगर एक पंख दूसरे से अधिक मजबूत है तो समस्या न होना अजीब बात होगी। मूल्यांकन में आपकी रुचि अवश्य होगी, लेकिन अफसोस की बात है कि मूल्यांकन एक ऐसा पेशा है जिसमें बहुत पैसा खर्च होता है। आपकी वर्दी की हालत देखकर लगता है कि आप इसे आधे साल से भी ज्यादा समय से पहन रहे हैं। यानी आपका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। पैसा न होने के बावजूद आप मूल्यांकन क्यों सीख रहे हैं? असली खजाने को देखे बिना क्या आप उसे पहचान पाएंगे? जहां तक तुम्हारी बात है, तुम अपने साधना प्रशिक्षण के प्रति समर्पित हो और इसीलिए तुमने कोई सहायक व्यवसाय नहीं चुना। यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या तुमने गौर किया है कि लगन से प्रशिक्षण करने के बावजूद तुम में कोई खास सुधार नहीं हुआ? ऐसा इसलिए नहीं है कि तुम मेहनत नहीं कर रहे हो या प्रतिभा की कमी है, बल्कि इसलिए है क्योंकि तुम गलत तरीके से साधना कर रहे हो। यह एक व्यापक और खुली साधना तकनीक होनी चाहिए थी, लेकिन तुमने इसे एक सीमित और संकुचित तकनीक की तरह अपनाया। ... छात्रों के बीच चलते हुए झांग जुबान के हर एक शब्द से, जो देखने में तो सामान्य लगता था, छात्र का चेहरा पीला पड़ जाता था और उन्हें खूब पसीना आने लगता था। इसलिए लाओशी ने उनकी युद्ध तकनीक के माध्यम से उनकी साधना और सहायक व्यवसायों में आने वाली समस्याओं को बता दिया और उनके शब्द बिल्कुल सटीक थे। उनकी विवेकशीलता वास्तव में एक भयावह स्तर की थी। ये लगभग भयावह था। उनके सहायक व्यवसायों में निपुणता का स्तर बहुत कम था। वे बुनियादी बातों से भी मुश्किल से परिचित थे, लेकिन वे 7 से 8 व्यवसायों में फैले हुए थे। इसके अलावा झांग जुबान ने वही शब्द बोले जो उनके सहायक व्यवसाय के शिक्षकों ने कहे थे। यह एक सामान्य साधना शिक्षक के बस की बात नहीं थी। दरअसल उन्हें लगा कि एक कुशल शिक्षक भी शायद उनके जितना विवेकशील न हो। ये मुजुएकिंग पूरी तरह से अचंभित रह गई। अभी कुछ देर पहले ही उसने पूरे भरोसे से कहा था कि अगर वे उसे अपने पेशे के बारे में कुछ सवाल पूछेंगे तो यह नया शिक्षक जरूर पीछे हट जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, दूसरे पक्ष ने उन्हें पूरी तरह से बेनकाब कर दिया था और उनकी सारी कमियां उनके सामने उजागर कर दी थीं। क्या आप वही शिक्षक नहीं हैं जिन्होंने छात्रों से हिंसा के माध्यम से निपटा है? क्या आप सिर्फ एक साधारण शिक्षक नहीं हैं, एक ऐसा शिक्षक जो अभी तक एक स्टार शिक्षक के स्तर तक भी नहीं पहुंचा है? आपको सब कुछ पता होने का भ्रम क्यों होता है? आप हर चीज में निपुण क्यों प्रतीत होते हैं? यह अकादमी ने उन्हें किस तरह के राक्षस के पास भेजा था? अध्याय 325 स्तब्ध बुजुर्ग स्वर्ग के मार्ग का पुस्तकालय। एल्डर हॉल। सार्वजनिक भर्ती के लिए आए सभी शिक्षक जा चुके थे और प्रधानाचार्य शी भी चले गए थे। अब केवल बुजुर्ग ही बचे थे। बाइफान लाओशी द्वारा छोड़ी गई कक्षा पूरी अकादमी की सर्वश्रेष्ठ कक्षाओं में से एक है, साथ ही सबसे कठिन भी। मुझे आश्चर्य है कि क्या लियू लाओशी उन्हें वश में कर पाएगा और उन्हें आज्ञाकारी बना पाएगा। पहले से किए गए इंतजामों को याद करते हुए एक बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया। कक्षा के छात्रों में असाधारण प्रतिभा थी और उनकी उच्च स्तरीय शिक्षा के अलावा उनमें से अधिकांश की पृष्ठभूमि भी मजबूत थी।
इन सब बातों को एक तरफ रखते हुए उनकी नेता मू जुएकिंग औषधालय संघ के द्वितीय श्रेणी के औषधालय मुदान की इकलौती बेटी थी और उनके पिता उन्हें बहुत प्यार करते थे। अपनी उच्च साधना के अलावा उनके पास कई तरकीबें भी थीं। कोई भी साधारण शिक्षक उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं करता था। मुझे डर है कि यह मुश्किल होगा। वे छात्र बहुत उपद्रवी हैं। क्या आप उन शिक्षकों को भूल गए हैं जिन्हें हमने पहले उनके पास भेजा था? वे तो एक दिन भी नहीं टिक पाए। एक अन्य बुजुर्ग ने कड़वी मुस्कान बिखेरी। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें उनके लिए सार्वजनिक भर्ती अभियान चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उस कार्यकाल के दौरान सार्वजनिक भर्ती आयोजित करने का मुख्य कारण केवल उन शिक्षकों का जाना ही नहीं था। आखिरकार अगर एक शिक्षक 10 छात्रों को पढ़ा सकता है तो 20 छात्रों को पढ़ाना भी कोई बड़ी समस्या नहीं थी। वे बस कक्षा को अलग अलग कक्षाओं में बांट सकते थे और कुछ शिक्षकों को उन्हें पढ़ाने का काम सौंप सकते थे। लेकिन मुख्य समस्या ये थी कि इन छात्रों ने सहयोग करने से इनकार कर दिया। विशेषकर यह कक्षा। उन्होंने पहले ही कई शिक्षकों को भेजा था, लेकिन उनमें से कोई भी कुछ दिनों से अधिक समय तक नहीं टिक पाया और उन्हें भगा दिया गया। इसके अलावा उनमें से अधिकांश की पृष्ठभूमि को देखते हुए अकादमी उन्हें बहुत कठोर दंड देने की स्थिति में भी नहीं थी। कुछ दौर के बाद कोई भी शिक्षक उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं था। कोई विकल्प न होने के कारण उनके पास बाहर से शिक्षकों को नियुक्त करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। मुझे लगता है कि अभी भी मौका है। पहले वाले वे 2 छात्र, उनमें से एक को पढ़ाई से नफरत थी जबकि दूसरा हिंसाशील था। ये एक शिक्षक के लिए सबसे मुश्किल समस्याएं थीं। फिर भी इस लियू लाओशी ने आसानी से उन्हें सुलझा लिया और यहाँ तक कि प्रधानाचार्य को फटकार भी लगाए। वह कोई साधारण व्यक्ति भी नहीं है। हो सकता है कि वह सचमुच इन सभी छात्रों को काबू में कर लें। ये लियू लाओशी वाकई साहसी हैं, लेकिन उनके सभी छात्र बेहद पेचीदा हैं। मुझे आश्चर्य है कि जब वे दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो किस तरह के संघर्ष उत्पन्न होंगे। बताएं, क्या आप सबको लगता है कि वे लड़ेंगे? एक बुजुर्ग ने अचानक चिंता से पूछा। अचानक सब लोग थम गए। यदि कोई अन्य शिक्षक होता तो शिक्षक संघ के भय और अपनी पहचान के कारण उसके लिए छात्रों पर हाथ उठाना असंभव होता। लेकिन लियू लाओशी के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता था। उसने तो प्रधानाचार्य, जो एक प्रथम श्रेणी के शिक्षक थे, को अंधा कहकर अपमानित करने की भी हिम्मत की। इतना ही नहीं, उसने उस छात्र को सबके सामने पीटा भी था। अगर मू जुएकिंग और अन्य लोग हद से ज्यादा आगे बढ़ गए तो ऐसा लग रहा था कि वह उनके साथ हाथापाई जरूर करेगा। यदि ये छात्र अस्थिर रसायन होते तो ये लियू लाओशी तो एक विस्फोटक रसायन ही होता। क्या आपने प्रधानाचार्य के उदास चेहरे को नहीं देखा? सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया समाप्त होते ही वह चले गए। ये बहुत बुरा है। अगर वे आपस में लड़ने लगे तो उन छात्रों की पृष्ठभूमि को देखते हुए इससे बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है। बिल्कुल सही, हमें उन्हें रोकना होगा। ये देखकर बुजुर्गों के चेहरे तुरंत भय से विकृत हो गए। वे स्थिर नहीं रह सके और जल्दी से उठकर उनकी ओर दौड़ पड़े। अगर यहाँ किसी शिक्षक द्वारा छात्र की पिटाई की घटना घटित हो जाए तो त्यानवु राज्य निश्चित रूप से आसपास के सभी राज्यों के लिए हंसी का पात्र बन जाएगा। मास्टर टीचर पवेलियन को भी कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। मामले की गंभीरता को भांपते हुए बड़े बुजुर्ग हड़बड़ी में झांग जुबान की कक्षा की ओर दौड़े। ये खत्म हो गया, देखो। कक्षा में पहुंचने से पहले ही एक बुजुर्ग व्यक्ति पीड़ा से कराहने लगा। चीख सुनकर सभी ने जल्दी से अपनी निगाहें उस ओर घुमाई और देखा कि एक छात्रा कक्षा के बाहर बेसुध होकर घुटनों के बल बैठी है। उसका रूप देखकर सब लोग लड़खड़ा गए और लगभग गिर ही पड़े। ये कक्षा की सबसे शरारती छात्रा थी, मू जुएकिंग। इस लड़की में अद्भुत प्रतिभा थी और उसकी साधना भी उच्च स्तर की थी। वैसे तो वह वैसे भी काफी परेशानी खड़ी करती थी, लेकिन उसे दरवाजे पर घुटने टेकते देखना। लियू लाओशी, तुम तो आसमान को चीरने वाले हो। वे जल्दी से वहां पहुंच गए। जुएकिंग, तुम बाहर घुटनों के बल क्यों बैठी हो? जल्दी उठो। एक बुजुर्ग व्यक्ति पास आया और उसे उठने में मदद करने की कोशिश की। चूंकि यह बुजुर्ग गुरु शिष्य भी नहीं थे, इसलिए उन्हें मू जुएकिंग के पिता को हर बार देखते ही सम्मानपूर्वक औषध विक्रेता मुंह कहकर संबोधित करना पड़ता था। इस चौंकाने वाले दृश्य को देखकर वे कैसे मौन रह सकते थे? मैं नहीं कर सकता, मू जुएकिंग ने सिर हिलाया। मैंने गलती की है, इसलिए मुझे सजा मिलना ही चाहिए। अगर मैं अभी खड़ी हुई तो लियू लाओशी मुझे जरूर निकाल देंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने पिता का सामना कैसे करूंगी? हम आपके लिए उस लियू लाओशी से निपट लेंगे, इसलिए चिंता न करें। उन्हें लगा था कि वह उनसे लियू लाओशी से निपटने के लिए विनती करेगी, लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह ऐसे शब्द कहेगी। स्तब्ध होकर एल्डरबाई के मुंह से निकले शब्द अटक गए। आंखें चौड़ी करके उन्होंने पूछा, अरे तुमने क्या कहा? क्या तुम्हें सजा मिलनी चाहिए? क्या तुमने कोई गलती की है? अन्य बुजुर्ग भी स्तब्ध रह गए। अपनी उद्दंडता के कारण मू जुएकिंग को अकादमी में छोटी राक्षसी उपनाम दिया गया था। फिर भी दरवाजे पर घुटने टेककर अपनी गलतियों को स्वीकार करना, यह इतना अकल्पनीय क्यों लग रहा था? जी हाँ, लियू लाओशी के मार्गदर्शन के बाद मुझे अपनी कमियों का एहसास हुआ और मैं उनके शिष्य के रूप में उनसे सीखने के लिए तैयार हूँ। बड़ों, मुझे अब और समझाने की जरूरत नहीं है। मू जुएकिंग की आंखों में दृढ़ निश्चय झलक रहा था। लियू लाओशी एक ही नज़र में उसकी और अन्य छात्राओं की शारीरिक समस्याओं को बता देता था। निस्संदेह वह असाधारण प्रतिभा का धनी था। उसने अपने पिता को भी गोली के जहर के मुद्दे का जिक्र करते सुना था। गोली खाने पर यह एक अपरिहार्य समस्या थी। जिस तरह लियू लाओशी ने उसकी समस्याओं को इतनी आसानी से पहचान लिया, उससे लगता है कि शायद उनके पास इसका समाधान हो। उसके लिए ऐसा अवसर और इतना प्रतिभाशाली गुरु मिलना आसान नहीं था। अगर उसने इस मौके को गंवा दिया तो उसे जीवन भर पछतावा होगा। वह विद्रोही स्वभाव की हो सकती थी, लेकिन मूर्ख नहीं थी। मार्गदर्शन, अपनी कमियों का एहसास हुआ। एल्डरबाई और अन्य लोग असमंजस में थे। यह मू जुएकिंग इतनी आज्ञाकारी कब से हो गई? अगर वह शुरू से ही ऐसी होती तो उसने कई शिक्षकों को डराकर भगा नहीं दिया होता। एल्डरबाई, क्या यह संभव है कि लियू लाओशी ने पहले ही शुरुआत कर दी हो? एक बुजुर्ग को अचानक कुछ याद आया और उनका चेहरा पीला पड़ गया। अचानक सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। चूंकि वे लियू लाओशी के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए यह संभव था। उस पहले वाले छात्र का रवैया भी पिटाई के बाद बदल गया था। क्या मू जुएकिंग का भी यही हाल होगा?
जैसे ही उनके मन में यह विचार आया, वे अनजाने में उसकी ओर देखने लगे। हालांकि उन्हें उस पर एक भी चोट का निशान नहीं मिला। कल जब वे इस मामले को लेकर असमंजस में थे, तभी अचानक दरवाजे खुल गए। एक छात्र बाहर चला गया। वह मेंग ताओ था। वरिष्ठ शिक्षक ने आपको अंदर आने के लिए कहा है। हाँ, अपने शिक्षक से अनुमति मिलने की खबर सुनकर मू जुएकिंग की पलकें झपक उठी और वह बड़ों को विदाई दिए बिना ही तुरंत उत्साह से अंदर चली गई। ऐसा नहीं लगता कि उसकी पिटाई हुई है। पूरी स्थिति से अचंभित होकर एक बुजुर्ग ने टिप्पणी की। अगर उसे पीट पीट कर वश में किया गया था तो कम से कम उसके शरीर पर कुछ चोटें तो होनी चाहिए थीं। अगर चोटें नहीं भी लगी थीं तो भी उसे दूसरे पक्ष के प्रति कुछ नाराजगी जरूर होनी चाहिए थी। शिक्षक के बुलावे पर तुरंत ही उत्तेजित होकर अंदर भागना, यहाँ तक कि उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। इतनी मार खाने के बाद भला कौन इतना खुश और उत्साहित दिख सकता है। लेकिन अगर उसकी पिटाई नहीं हुई थी तो आखिर यह जिद्दी लड़की दरवाजे पर आज्ञाकारी होकर घुटने क्यों टेक रही थी। आपका नाम मेंग ताओ है ना? एक बुजुर्ग ने मेंग ताओ को कक्षा में वापस जाने से पहले ही रोक लिया। तुम्हारे दादा मेंग फैन मेरे अच्छे दोस्त हैं। हम पहले भी मिल चुके हैं। बड़े जिन। किसी की आवाज़ सुनकर ही मेंग ताओ को एहसास हुआ कि दरवाजे पर इतने सारे लोग खड़े हैं। चौंक कर मेंग ताओ का शरीर अकड़ गया और उसने जल्दी से अपनी मुट्ठी भींच ली। यह एल्डर जिन उनके दादाजी के अच्छे दोस्त थे और वे कई बार मिल चुके थे। क्या लियू लाओशी ने आप सभी को कोई शारीरिक दंड दिया था? एल्डर जिन ने पूछा। अन्य बुजुर्गों ने भी ध्यान से सुनना शुरू कर दिया। शारीरिक दंड देना? मेंग ताओ चौंक गया। लियू लाओशी इतने मिलनसार व्यक्ति हैं, वे हमें शारीरिक दंड क्यों देंगे? फिर म्यू जुएकिंग, बुजुर्ग जिन ने इशारा किया। ओह, सीनियर मू ने यह अपनी मर्जी से किया। टीचर ने उन्हें अपना सामान समेटकर इस क्लासरूम से बाहर जाकर दूसरी क्लास में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन सीनियर तैयार नहीं थी। इसलिए उन्होंने टीचर के मन बदलने की उम्मीद में बाहर घुटने टेक दिए। मेंग ताओ ने कहा। अपनी मर्जी से? बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा। अपने पिछले अनुभवों के आधार पर अगर किसी शिक्षक ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत की होती तो ये युवती हंगामा करने के लिए एल्डर हॉल की ओर दौड़ पड़ती। इस बार वह चुप क्यों थी? यहाँ तक कि स्वेच्छा से दरवाजे पर घुटने टेक कर क्यों बैठी थी? वरिष्ठ जनों, लियू लाओशी अभी भी पाठ में व्यस्त हैं और मुझे अब वापस जाना होगा। अलविदा। इतना कहकर मेंग ताओ जल्दी से कक्षा में वापस भाग गया। ये देखकर कि वह लड़का भी बिल्कुल वैसा ही था, बड़ों ने कक्षा के दरवाजे में एक दरार खोलकर अंदर झांकने से खुद को रोक नहीं पाया। उस दरार से वे देख सकते थे कि विद्यार्थी लियू लाओशी के समक्ष आदरपूर्वक खड़े थे। लियू लाओशी उनसे जो भी करने को कहते वे बिना किसी विरोध या झिझक के तुरंत उसका पालन करते। क्या वाकई यह अकादमी की सबसे उद्दंड और उपद्रवी कक्षा थी? यह अचानक इतनी तेजी से कैसे बदल गया? यदि लियू लाओशी सक्षम भी थे तो उन्हें एल्डर हॉल छोड़े कितना समय हो गया है? कुल मिलाकर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा ही लगा। इतने समय में उन्होंने अकादमी के सबसे विद्रोही छात्रों को भी आज्ञाकारी बना दिया। क्या कोई मुझे बता सकता है कि क्या हो रहा है? सभी बुजुर्गों को चक्कर आने लगे। अध्याय 326, 3 वाक्य स्वर्ग के पद का पुस्तकालय। कक्षा में मू जुएकिंग बिना पलक झपकाए सीधे आगे की ओर देख रही थी। उसने सोचा था कि उसे अंदर बुलाने के बाद लियू लाओशी कुछ कहेंगे, लेकिन उन्होंने उसे केवल कोने में खड़े रहने के लिए कहा, जबकि वह एक एक करके अन्य छात्रों को निर्देश देते रहे। क्या साधना के दौरान जब आपकी जहन की ऊर्जा आपके सीने से होकर बहती है तो आपको हल्का अवरोध महसूस होता है? एक युवक के पास जाकर लियू लाओशी ने कहा। हाँ, लियू लाओशी के शब्दों को सुनकर वह युवक चौंक गया, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाया। शुरुआत में आपने जो साधना तकनीक अपनाई थी वह त्यानवु मूलभूत सूत्र है। आपकी साधना तकनीक में कोई खास समस्या नहीं है, लेकिन जब आप जैन की क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे तो आपने अपनी जैनकी को गलत नाड़ी में निर्देशित किया, जिससे आपके शरीर में समस्या उत्पन्न हो गई। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ये सही है। उस युवक ने मुट्ठी भींची और सिर हिलाया। ये बात सच थी, लेकिन ये 2 साल पहले की बात थी और उनके पिछले शिक्षक ने पहले ही उनके इस आघात को दूर कर दिया था। इसके बाद आपने 4 सहायक नदियों की सच्ची मार्शल विधि को अपनाया। ये साधना तकनीक पिछली तकनीक की तुलना में थोड़ी शांत है और इसने आपकी समस्या को कुछ हद तक कम करने में मदद की। हालांकि इसने आपकी समस्या की जड़ को हल नहीं किया और समय बीतने के साथ साथ आपका छिपा हुआ आघात और भी गहरा गया। लियू लाओशी ने शांत भाव से उसकी ओर देखा और कहा, मेरी बात सुनो, पूर्वी ज्वाला कला पर स्विच करो। ईस्टर्न ब्लेज आर्ट। मू जुएकिंग के होंठों के कोने फड़क उठे। ये त्यानवु अकादमी की सबसे हिंसक साधना तकनीक थी। साधारण साधकों को भी इसका अभ्यास करते समय सावधानी बरतनी पड़ती थी, क्योंकि उन्हें डर रहता था कि इसे उन्हें गंभीर चोट लग सकती है। जब सामने वाले को पहले ही आघात पहुंच चुका हो तो क्या इस साधना तकनीक का अभ्यास करना मृत्यु को दावत देने के समान नहीं था? उस युवक को भी एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसका चेहरा दुख से विकृत हो गया। निश्चिंत रहो, मैं यहाँ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लियू लाओशी ने शान से इशारा किया। ठीक है। दांत भींचते हुए उस युवक ने सिर हिलाया। पूर्वी ज्वाला कला को कोई मूल्यवान साधना तकनीक नहीं माना जा सकता था और कक्षा में उसकी एक प्रति मौजूद थी। उस प्रति को लेकर उस युवक ने पन्ने पलटे और साधना शुरू कर दी। नियमावली में लिखे सूत्र के अनुसार अपनी जैन की शक्ति का प्रयोग करते हुए युवक का चेहरा बीच बीच में लाल और पीला पड़ जाता था, मानो वह असहनीय पीड़ा से गुजर रहा हो। ठीक उसी समय जब मू जुएकिंग को लगा कि वह नियंत्रण खो देगा और उसकी साधना बेकाबू हो जाएगी, तभी अचानक उसकी आभा बढ़ गई। बूम! झेंकी के विस्फोट की आवाज गूंज उठी और दूसरे पक्ष के शरीर के भीतर की आभा अचानक तेजी से बढ़ गई। एक बड़ी सफलता, मू जुएकिंग ने कांपते होठों से कहा। अपने सामने के दृश्य को समझ न पाने के कारण उसका शरीर सदमे से कांप रहा था। अन्य छात्र भी उस अकल्पनीय दृश्य को आंखें फाड़कर ऐसे घूर रहे थे मानो कोई घंटा बज रहा हो। चूंकि वे दोनों रोजाना साथ रहते थे, इसलिए वे उस युवक की स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थे। वह पिछले 6 महीने से अधिक समय से अपनी वर्तमान साधना अवस्था में ही अटका हुआ था और उसमें कोई प्रगति नहीं हुई थी। पिछले शिक्षक ने कई तरीके आजमाए थे और यहाँ तक कि मू जुएकिंग ने भी अपने पिता से उसके लिए एक कीमती गोली देने की गुहार लगाई थी, लेकिन सब व्यर्थ रहा।
उनके पूर्व गुरु ने कहा था कि वे केवल धैर्यपूर्वक साधना करके धीरे धीरे प्रगति कर सकते हैं। उनकी साधना में प्रगति शुरू होने में कम से कम 2 साल लगेंगे। अंततः केवल एक साधना तकनीक में बदलाव करके लियू लाओशी ने उनकी साधना में एक अभूतपूर्व प्रगति लाने में सफलता प्राप्त कर ली। क्या इसे इतना बड़ा चढ़ाकर पेश करना जरूरी था? क्या आपको अपनी शक्ति का उपयोग करने में कठिनाई होती है? यह आपकी जहन की ऊर्जा की शक्ति के कारण है। सभी के आश्चर्य को नजरअंदाज करते हुए लियू लाओशी ने ऐसा व्यवहार किया मानो उसने कोई मामूली गलती की हो और तुरंत अगले छात्र के पास चला गया। 10 मिनट बाद विद्यार्थी की आभा भी अचानक बढ़ गई और एक बूम की आवाज के साथ उसने अपनी बाधा को तोड़ दिया और अपनी साधना के स्तर में एक उन्नति प्राप्त कर ली। पेंग 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 4 घंटे से भी कम समय में कक्षा में मौजूद सभी छात्रों की खेती में काफी वृद्धि हुई। ये लियू लाओशी मानो एक प्रबुद्ध ऋषि थे। महज कुछ शब्दों में ही वे उनकी साधना में मौजूद समस्याओं को बताकर उनका समाधान कर देते थे। मू जुएकिंग का चेहरा पीला पड़ गया और उसका पूरा शरीर अकड़ गया। ये दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। जो लोग कमजोर दिमाग के थे वे शायद मौके पर ही पागल हो गए होते। उनके पिता एक द्वितीय श्रेणी के औषध विक्रेता थे और उनकी प्रतिष्ठित स्थिति के कारण उन्हें कई प्रतिभाशाली शिक्षकों और यहाँ तक कि उस्ताद शिक्षकों से भी मिलने का अवसर मिला था। लेकिन जिन गुरुओं से वह मिली वे भी इतने असाधारण नहीं थे कि महज कुछ साधारण शब्दों से किसी व्यक्ति को साधना में अभूतपूर्व सफलता दिला सकें। ये बात उसकी समझ से बिल्कुल परे थी। वह इतना अद्भुत कैसे हो सकता है? वह शायद झांकशी के बराबर ही है। मुंह भर लार निकलते हुए इस क्षण मू जुएकिंग को लियू लाओशी के प्रति श्रद्धा के अलावा और कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जब उसने पहली बार सुना कि इस शिक्षक ने एक छात्र को शारीरिक दंड दिया था तो वह बेहद क्रोधित हुई और यहाँ तक कि उसे उस शिक्षक से घृणा भी होने लगी। फिर भी दूसरे पक्ष को कुछ साधारण संकेतों से ही उनमें से प्रत्येक में एक महत्वपूर्ण प्रगति लाते हुए देखकर उसे एहसास हुआ कि वह एक असाधारण रूप से सक्षम शिक्षक था। वह उनके आदर्श गुरु शिक्षक झांग जुबान के मुकाबले किसी भी तरह से फीके नहीं थे। अकादमी ने ऐसे राक्षस को कब भर्ती किया? अन्य छात्रों को देखकर मू जुएकिंग एक बार फिर कांप उठी। उनकी निगाहें भी लियू लाओशी की ओर बदल गई थी। वे प्रशंसा और सम्मान से भरी हुई थीं। देखने से तो ऐसा लगता है कि अगर वह उन्हें उसके खिलाफ खड़े होने के लिए उकसाने की कोशिश भी करे तो उनमें से कोई भी उसकी बात नहीं सुनेगा। 4 घंटे से भी कम समय में वह समूह के दिलों में उसकी जगह को पार करने में कामयाब हो गया। हालांकि यह सब उसकी आंखों के सामने हो रहा था, फिर भी उसे शक था कि उसकी आंखों को धोखा हो रहा है। ... यह आपकी बारी है। मू जुएकिंग की उन्मादपूर्ण हरकतों को नजरअंदाज करते हुए झांग जुबान एक अन्य युवक के पास चली गई। ये कक्षा का आखिरी छात्र था, लू चोंग। वह वर्तमान में फाइटर 5 दानडिंगली स्तर के प्राथमिक चरण में था। शिक्षक को देखते ही उस लड़के ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी मुट्ठी भींच ली और चुपचाप वहीं खड़ा रहा। लियू लाओशी, लू चोंग बोलना पसंद नहीं करता। मेंग ताओ जल्दी से आगे बढ़ा। मैंने सुना था कि उसकी साधना और पारिवारिक पृष्ठभूमि साधारण है, और क्या यह इसलिए है कि उसने लगातार 7 दिनों तक तियानवू अकादमी के प्रवेश द्वार पर घुटने टेके थे, इसलिए उसके लिए अपवाद बनाया गया? अकादमी द्वारा दी गई जानकारी को याद करते हुए झांग जुबान ने पूछा। इस कक्षा के अधिकांश छात्रों का पृष्ठभूमि काफी समृद्ध थी, लेकिन लू चोंग एक अपवाद था। उसकी पृष्ठभूमि और परिवार के बारे में दी गई जानकारी अस्पष्ट थी और केवल इतना ही बताया गया था कि प्रवेश से पहले उसने लगातार 7 दिनों तक बाहर घुटने टेक कर प्रार्थना की थी। हाँ, मेंग ताओ ने सिर हिलाया। अकादमी का छात्र बनने के लिए इतनी देर तक घुटने टेकने की क्षमता रखना वाकई दृढ़ता का प्रमाण है। लेकिन साधना केवल दृढ़ता पर ही निर्भर नहीं करती। झांग जुबान ने सिर हिलाया। निस्संदेह उसके सामने बैठा छात्र कक्षा का सबसे शांत और संयमी छात्र था। हालांकि अकादमी में प्रवेश लेने के 2 साल बाद भी वह केवल पिगु स्तर के प्राथमिक चरण से डिंगली स्तर के प्राथमिक चरण तक ही प्रगति कर पाया था। आप जिस साधना तकनीक का अभ्यास कर रहे हैं वह फ्रॉस्ट मार्शल टेक्निक है ना? झांग जुबान लगातार लू चोंग को देखती रही। उस युवक ने चुपचाप सिर हिलाया। कृपया उसे दोष मत दीजिए लियू लाओशी, वह ऐसा ही है। हम 2 साल से अधिक समय से साथ हैं, लेकिन उसने 3 वाक्यों से ज्यादा नहीं बोले हैं। ये देखकर कि वह व्यक्ति अभी भी बात करने में हिचकिचा रहा था, मेंग ताओ ने जल्दी से अटपटे ढंग से बात समझाई। अरे, उसने 2 साल में 3 वाक्यों से ज्यादा नहीं बोले। झांग जुबान ने धीरे से हंसते हुए कहा, अब मैं उससे 3 वाक्यों से ज्यादा बुलवाऊंगा। मेंग ताओ अचंभित रह गया और अन्य लोगों ने भी अपना अविश्वास व्यक्त किया। यहाँ तक कि मू जुएकिंग भी अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाए। ये लू चोंग किसी गूंगे से कम नहीं था। तियानवू अकादमी की मशहूर सुंदरी होने के बावजूद वह भी उसका मुंह नहीं खुलवा सकी। उसके पिछले शिक्षक भी उसे बोलने पर मजबूर करने में असफल रहे थे। अगर उन्होंने उसे पहले बोलते हुए न सुना होता तो वे यही सोचते कि वह गूंगा है। वह तो 2 साल में 3 वाक्य भी नहीं बोला था, अब उससे 3 वाक्य बुलवाना, ये कैसे संभव था? आप लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते? भीड़ के अविश्वास को भांपते हुए झांग जुबान ने पूछा। फिर वह अपने सामने खड़े युवक की ओर मुड़ा और उससे भी पूछा, क्या तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करते? लू चोंग अभी भी चुप था। ठीक तो इस बात की परवाह न करते हुए झांग जुबान ने अपने हाथ पीठ पीछे रखे और कहा, अगर तुम इसी तरह साधना करते रहे तो 10 साल में भी पिक्सुए स्तर तक नहीं पहुंच पाओगे। इस रफ्तार से तो बदला लेने से पहले ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पूरी तरह से बदला। सभी लोग अचंभित रह गए। लियू लाओशी ने अचानक बदला लेने की बात क्यों उठाई? वे 2 साल से लू चोंग के साथ थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सुना था कि उसके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष था। जब वे इस मामले को लेकर असमंजस में थे तभी उन्होंने देखा कि दिखने में मूक लगने वाला वह युवक अचानक पीला पड़ गया और घबराहट से उसका शरीर कांपने लगा। चाय के शिक्षक, आपको कैसे पता चला कि मेरा उद्देश्य बदला लेना है? आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये कैसे पता चला। आपका बदला लेने का भाव आपकी साधना के लिए प्रेरणा और बाधा दोनों है। आप अपनी चिंताओं को बहुत गहराई से दबा रहे हैं और इसने आपकी साधना को भी दबा दिया है, जिससे आपके लिए सफलता प्राप्त करना मुश्किल हो रहा है। मैं जानता हूं कि आप बोलने से इसलिए इनकार कर रहे हैं क्योंकि आपको डर है कि कहीं आप गलती से अपने शत्रु का नाम न ले लें और उन्हें आपके अस्तित्व का पता न चल जाए। झांग जुबान ने शांत भाव से कहा।
चिंता मत करो, जब तक तुम मुझ पर विश्वास करते हो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम 10 दिनों के भीतर अपना बदला ले पाओगे। 10 दिन। लू चोंग को उसकी बातों पर विश्वास करना मुश्किल लग रहा था। ये दुश्मन एक टोनगक्सुआन क्षेत्र का विशेषज्ञ है। वह केवल डिंगली स्तर के प्रारंभिक चरण में था, जबकि उसका शत्रु टोनगजुआन स्तर का विशेषज्ञ था। दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर था जिसे इतनी आसानी से पाटा नहीं जा सकता था। 10 दिन तो दूर की बात है, 5 साल भी उसके लिए बराबरी करने के लिए अपर्याप्त होते। यह आपकी मर्जी है कि आप मुझ पर विश्वास करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन आपको सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। झांग जुबान ने कहा। मैं दुविधा में डूबे लुचोंग ने एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर दांत पीसते हुए घुटने टेक दिए और पुतोंग कहते हुए जमीन पर घुटने टेक दिए। लियू लाओशी, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। 3 वाक्यों से अधिक हो चुके हैं। दोनों की बातचीत सुनकर सब लोग बौखला गए। मास्टर टीचर पवेलियन के पास एक भव्य आवास में। लियू शी, शिक्षक को अपनी 2 स्टार मास्टर टीचर परीक्षा पूरी करने और वापस आने में कितना समय लगेगा? झाओया ने पूछा। मुझे भी नहीं पता। मैंने आज सुबह मास्टर टीचर पवेलियन में इस मामले की छानबीन करने की कोशिश की और जो जानकारी मुझे मिली है उसके आधार पर वह मिशन को अंजाम देने के लिए राजधानी से निकल चुके हैं और उनका अनुमान है कि इसमें कम से कम 10 दिन लगेंगे। मास्टर टीचर पवेलियन से मिले उत्तर को याद करते हुए लियूलिंग ने जवाब दिया। ये तो काफी लंबा है। झाओया की बाहें गहरी सिलवटों में सिकुड़ गईं। 10 दिन कोई बहुत लंबा समय नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस नजरिए से देखते हैं। कैसा रहेगा अगर मैं आप सबको तियानवु राजमहल घुमाऊं ताकि आप सब अपना ज्ञान बढ़ा सकें? झांग जुबान के छात्रों के चेहरों पर कड़वाहट देखकर लियूलिंग मुस्कुराए। अपने क्षितिज का विस्तार करें। बिल्कुल, हम कहाँ जा रहे हैं? युआनताओ की आंखें चमक उठीं। तियानवु राजसी नगर तियानिक्सुआन साम्राज्य के किसी भी नगर से कहीं अधिक भव्य था। वह पहले से ही इस नगर को देखने के लिए उत्सुक था और लियूशी की बातें सुनकर वह अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाया। क्यों न मैं आप सबको पहले तियानवु अकादमी ले चलूं? यह आसपास के 13 राज्यों में सबसे महान अकादमी है, साधकों के लिए एक पवित्र स्थान है। समय समय पर गुरु मंडप के गुरु वहां व्याख्यान देने आते हैं। आपके लिए वहां घूमना अच्छा रहेगा। लियूलिंग ने जवाब देने से पहले कुछ देर सोचा। क्या वहां मास्टर शिक्षक भी व्याख्यान देते हैं? सबसे महान अकादमी झांगशी को देखने में कम से कम 10 दिन तो लगेंगे ही, एक बार देख लेना अच्छा रहेगा। ये सुनकर कि वहां गुरु शिक्षक शिक्षा देंगे और वह स्थान साधकों के लिए एक पवित्र भूमि है, सभी लोग भावुक हो गए। इसके अलावा मैंने सुना है कि तियानवु अकादमी एक स्वतंत्र शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देती है, इसलिए हम बिना पूर्व सूचना दिए किसी भी शिक्षक के पाठ में स्वतंत्र रूप से शामिल हो सकते हैं। अन्य शिक्षकों के व्याख्यान सुनना आपके लिए भी अच्छा रहेगा। लियूलिंग मुस्कुराए। ठीक है, ये सुनकर कि वे अपनी पसंद के किसी भी पाठ को सुन सकते हैं, भीड़ उत्साहित हो गई। उत्साह से झूमते हुए झाओया और अन्य लोग तुरंत तियानवु अकादमी के लिए रवाना हो गए। अध्याय 327। शिक्षक, मैं गलत था। स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय। शिक्षक जी, क्या मैं सचमुच 10 दिनों के भीतर बदला ले सकता हूँ? व्यक्तिगत ट्यूशन कक्ष में लुचोंग झांग जुबान के सामने घुटने टेक कर बैठ गया। अब तक उसे इस स्थिति पर विश्वास करना कठिन लग रहा था। रक्तपात का बोझ ढोते हुए उसने कभी किसी को अपने इस बोझ के बारे में नहीं बताया था, नहीं कभी इसे जाहिर किया था। अपने सपनों या ऐसी ही किसी चीज में इसे प्रकट होने से रोकने के लिए उसने मुंह खोने का नाटक भी किया। उसे पूरा विश्वास था कि उसने इसे अच्छी तरह छिपा लिया है। लेकिन लियू लाओशी ने उसके अतीत और साधना स्तर के बारे में सुनकर ही यह निष्कर्ष निकाल लिया कि वह बहुत गहरी दुश्मनी पाल रहा है। उसकी क्षमता वाकई बेहद भयावह थी। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे पक्ष ने उसे आश्वासन दिया कि वह 10 दिनों के भीतर अपना बदला ले सकेगा। उसका दुश्मन टोनगक्सुआन स्तर का साधक था। अगर बात इतनी ही सरल होती तो उसे पिछले 2 सालों से इस तरह साधना नहीं करनी पड़ती जैसे उसकी जान खतरे में हो। चूंकि मैंने तुमसे ऐसा वादा किया है, इसलिए मेरे अपने तरीके हैं। हालांकि मेरा तरीका बेहद कष्टदायक होगा और तुम इसे सहन कर पाओगे या नहीं, ये तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करेगा। झांग जुबान ने उस युवक की ओर देखा। वह अपने इस छात्र से बेहद संतुष्ट थे। अपनी साधना को बढ़ाने के लिए गुरु से शिक्षा प्राप्त करने हेतु वह लगातार 7 दिनों तक घुटने टेकने को तैयार था। अपने रहस्य के उजागर होने के डर से उसने 2 वर्षों तक मुंह खोने का नाटक किया। चाहे जो भी कारण रहा हो, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता था कि उसमें प्रबल मानसिक दृढ़ता और अटूट संकल्प था। उसकी प्रतिभा भले ही कुछ खास न हो, लेकिन अगर उसे सही ढंग से प्रशिक्षित किया जाए तो उसकी साधना में निश्चित रूप से बहुत तरक्की होगी। मुजुएकिन को पीछे छोड़ने में बस कुछ ही समय लगेगा। अन्यथा झांग जुबान ने उससे इतनी बातें नहीं कही होती। छात्रों का चयन करते समय वे मानसिक दृढ़ता और दृढ़ इच्छाशक्ति को किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्व देते थे। जहां तक प्रतिभा की बात है, उनकी क्षमता को देखते हुए प्रतिभा उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। जब तक मुझे अपना बदला मिल जाता है, मैं किसी भी तरह का दर्द सहने को तैयार हूं। लुचोंग ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। ठीक है, अपने हाथों को पीठ के पीछे रखते हुए झांग जुबान ने गहरी आंखों से उसे घूरते हुए कहा, एक विशेष पेशा है जिसके बारे में कोई भी बात करना या उससे संपर्क करना नहीं चाहता। क्या आपने विश्व के उस्तादों के बारे में सुना है? हाँ, लुचोंग ने सिर हिलाया। उस समय वह विश्व विशेषज्ञ की कला सीखना चाहता था, लेकिन उसके पास पॉइजन हॉल की खोज करने के लिए पर्याप्त संपर्क नहीं थे। शिक्षक जी, क्या ऐसा हो सकता है कि? लुचोंग ने कुछ पल हिचकिचाने के बाद संदेह भरे लहजे में पूछा। क्या विश्व विशेषज्ञ का काम दूसरों द्वारा नीचा समझा जाता था? क्या ऐसा हो सकता है कि लियू लाओशी एक विश्व विशेषज्ञ थे, या फिर वह उसे विश्व विशेषज्ञ के कौशल सिखाना चाहता था? मैं जहर का विशेषज्ञ नहीं हूं और मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा भी नहीं। उसके विचारों को भांपते हुए झांग जुबान ने अपना सिर हिलाया। मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे तुम्हारी शक्ति तेजी से बढ़ सकती है, लेकिन इसके लिए विष का प्रयोग करना पड़ेगा। भले ही इससे तुम्हारी आगे की साधना पर कोई बुरा असर न पड़े, लेकिन तुम्हें असहनीय पीड़ा सहनी पड़ेगी। और अगर तुम इसे सहन नहीं कर पाए तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी।
वह जिस बात का जिक्र कर रहा था वह विष शरीर को विकसित करने की वह विधि थी जिसे उसने विष कक्ष में रखी पुस्तकों में देखा था। एक बार जब कोई व्यक्ति सफलतापूर्वक विष शरीर विकसित करने में सक्षम हो जाता है तो वह न केवल जहर के प्रभाव से प्रतिरक्षित हो जाता है बल्कि उसकी ताकत, मनोबल और चपलता में भी काफी वृद्धि होती है, जिससे उसे युद्ध कौशल में उल्लेखनीय वृद्धि प्राप्त होती है। स्वर्ग के मार्ग की दिव्य कला के अलावा उसके पास सीमित समय में अपनी शक्ति को अत्यधिक बढ़ाने का एकमात्र तरीका यही था। आमतौर पर जब विष के स्वामी विष शरीर का अभ्यास करते थे तो वे विष का सेवन करते थे जिससे उनकी आयु प्रभावित होती थी। उस समय गोमू को लगी चोट का कारण भी यही था। हालांकि स्वर्गपथ पुस्तकालय के संकलन के बाद साधना पद्धति में आने वाली हानियां न्यूनतम स्तर तक कम हो गई थीं। फिर भी स्वर्गपथ जैनकी के समर्थन के बिना इसकी साधना करना आसान नहीं होगा। इसके लिए बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। लुचोंग में प्रबल मानसिक दृढ़ता थी, इसलिए एक बार कोशिश करना उचित था। शायद वह उत्कृष्ट परिणाम दे सके। चाहे इससे मुझे कितना भी दर्द क्यों न हो, जब तक इससे मुझे बदला लेने का मौका मिलता है मैं इसे आजमाने के लिए तैयार हूं। लुचोंग की आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। उसके पास केवल यही एक अवसर था। जब वह साधना कर रहा था तब उसका शत्रु भी आराम नहीं कर रहा था। उसकी प्रतिभा को देखते हुए, जिसके अनुसार वह हर 2 साल में केवल एक बार साधना स्तर में वृद्धि कर सकता था, उसके लिए कभी भी दूसरे पक्ष को पछाड़ना असंभव था। चूंकि लियू लाओशी ने कहा था कि वह उसे 10 दिनों के भीतर बदला लेने की शक्ति दे सकता है, इसलिए वह पार्टी पर विश्वास करने को तैयार था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि उसके मार्गदर्शन में उसके साथी कितने मजबूत हो गए थे। चाहे वह कितना भी मूर्ख क्यों न हो, यह स्पष्ट था कि वह एक बहुत ही धनी व्यक्ति था। दूसरे पक्ष की आंखों में दृढ़ संकल्प देखकर झांग जुबान ने संतुष्टि से सिर हिलाया। फिर गहरी और थोड़ी ठंडी आवाज में उसने चेतावनी दी, जो साधना तकनीक मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं उसे किसी को भी मत बताना, अन्यथा भले ही मैं कुछ न करूं, तुम्हारी जैन की शक्ति का प्रकोप होगा और तुम्हारी दुखद मृत्यु हो जाएगी। हाँ, लुचोंग ने सिर हिलाया। हाथ उठाकर उसने शपथ ली, मैं लुचोंग शपथ लेता हूं कि मैं लियू लाओशी द्वारा मुझे दी गई साधना तकनीक और गुप्त कलाओं को किसी और को नहीं सिखाऊंगा, और यदि मैं अपनी शपथ तोड़ता हूं तो मेरी आत्मा नष्ट हो जाए। और झांग जुबान ने लुचोंग के शरीर पर एक पॉइंट पर टैप किया और चुपके से उसके शरीर में झेंकी की एक लहर भेज दी। वह जिस साधना तकनीक को दूसरे पक्ष को सिखा रहा था वह अत्यंत शक्तिशाली थी। यदि ये तकनीक लीक हो जाती तो इससे उसे और पूरी दुनिया को भारी परेशानी उठानी पड़ती। भले ही दूसरे पक्ष ने शपथ ली हो, उसे स्वयं भी इसका बचाव करना आवश्यक था। विष के अध्ययन और शोध के बाद उनकी स्वरपथ जैन की एक ही विचार से टॉनिक या विष में परिवर्तित होने में सक्षम थी। यदि विरोधी पक्ष उसका मुंह कसकर बंद कर दे तो जैनकी की यह लहर उसकी नसों में मौजूद सभी बाधाओं को दूर कर देगी और उसकी साधना को बढ़ा देगी। हालांकि यदि वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे तो जैनकी की यह लहर उसे पल भर में मार भी सकती है। विषैले शरीर को विकसित करने के लिए विष की आवश्यकता होती है। मेरे पास इस समय ऐसी औषधीय जड़ी बूटियां नहीं हैं, इसलिए मैं आपको यह तकनीक कल सिखाऊंगा। हालांकि मैं आपको एक और तकनीक सिखाऊंगा जिससे आपका शरीर मजबूत होगा। आपको इसे अच्छी तरह से सीख लेना चाहिए क्योंकि घातक विष का सामना करने के लिए एक मजबूत शरीर आवश्यक है। तैयारी करने के बाद झांग जुबान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं साधना सूत्र का पाठ केवल एक बार ही करूंगा। आपको कितना याद रहेगा और आप कितना समझ पाएंगे यह आपकी क्षमता पर निर्भर करेगा। मुझे निराश मत करना। मैं शिक्षक को निराश नहीं करूंगा। लुचोंग ने सिर हिलाया। बहुत खूब, ये शारीरिक बनावट को निखारने की तकनीक। झांग जुबान ने समझाना शुरू किया। जिस तकनीक का वह जिक्र कर रहा था वह स्वरपथ स्वर्ण शरीर की तकनीक थी। बेशक उसने इसका सरलीकृत संस्करण बताया जो उसने झाओया और अन्य लोगों को भी बताया था। विषयुक्त शरीर विकसित करने के लिए शरीर को घातक विष के संपर्क में आना आवश्यक था। यदि शरीर पर्याप्त मजबूत न हो तो जीवित रहना मुश्किल होगा। हालांकि यह हेवन पाथ गोल्डन बॉडी झांग जुबान द्वारा विकसित गोल्डन बॉडी से निम्न स्तर की थी, फिर भी यह हेवन पाथ लाइब्रेरी की उपज थी और इसे कम नहीं आंकना चाहिए। यदि कोई गंभीरता से इसका अभ्यास करे तो वह तेजी से शक्तिशाली बन सकता है। उद्धरण चिन्ह ... और इसे ही हम संपूर्ण शरीर कहते हैं। जल्द ही झांग जुबान ने साधना सूत्र का पाठ पूरा कर लिया। गुरुजी, आपके इस वरदान के लिए धन्यवाद। तकनीक का सूत्र सुनने के बाद लुचोंग का शरीर कांपने लगा और घबराहट से उसका चेहरा लाल हो गया। त्यानवू अकादमी में 2 साल तक अध्ययन करने के दौरान उन्होंने कई साधना तकनीकें देखी थीं और उन्हें शारीरिक शक्ति बढ़ाने की कुछ तकनीकों के सूत्र भी पता थे। जो कुछ लियू लाओशी ने उसे अभी सिखाया था उसकी तुलना में ये सब बेकार थे। कम से कम ये तकनीक फैंटम के शिखर या उससे भी ऊपर थी। अगर लियू लाओशी इसकी नीलामी करते तो यकीनन इससे बहुत बड़ी रकम मिलती। यहाँ तक कि त्यानवू शाही परिवार भी इसे पाने के लिए बेताब हो जाता। यह इतनी मूल्यवान तकनीक थी, फिर भी लियू लाओशी ने बिना कुछ मांगे ही उसे यह सिखा दी। यह एक बहुत बड़ा कर्ज था जिसे वह कभी चुका नहीं पाएगा। आपको खेती शुरू कर देनी चाहिए। दूसरे पक्ष की बेचैनी को नजरअंदाज करते हुए झांग जुबान ने लापरवाही से अपने हाथ हिलाए। हाँ, ये जानते हुए कि शिक्षक ज्यादा शब्द बर्बाद करना पसंद नहीं करते, लुचोंग जल्दी से फर्श पर बैठ गया और साधना शुरू कर दी। हेवन पाथ गोल्डन बॉडी के सूत्र का पालन करते हुए लुचोंग ने अपने शरीर में एक विशिष्ट पथ पर अपनी जैन की ऊर्जा प्रवाहित की और कुछ ही क्षणों में उसने अपने शरीर में एक अत्यंत आरामदायक और सुकून देने वाली अनुभूति का अनुभव किया। उसके द्वारा पहले झेले गए सभी आघात पल भर में गायब हो गए। अविश्वसनीय। कुछ समय बाद लुचोंग के पूरे शरीर की मांसपेशियों में एक चटकने की आवाज गूंजी और उसकी ताकत में काफी वृद्धि हुई। लुचोंग ने अपनी आंखें खोलीं। इस क्षण उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपने शरीर में असीम शक्ति समाहित कर ली हो। वाह, बुरा नहीं है। तुमने 2 घंटे के भीतर ही छोटी मोटी उपलब्धि हासिल कर ली। इससे पता चलता है कि तुम्हारी नींव मजबूत है। झांग जुबान ने संतुष्टि से सिर हिलाया। बदला लेने के लिए दूसरा पक्ष हर तरह का दर्द सहने को तैयार था, इसलिए उसने अपने शरीर को भी इसी उद्देश्य के लिए प्रशिक्षित किया होगा। अन्यथा उसके लिए स्वरपथ के स्वर्ण शरीर के सरलीकृत संस्करण के लिए लघु सिद्धि को 2 घंटे के भीतर प्राप्त करना असंभव होता। अब तुम बाहर जा सकते हो। तुम्हारे बाकी सहपाठी शायद तुम्हारे लिए चिंतित होंगे।
शारीरिक शक्ति बढ़ाने की तकनीक का अभ्यास पूरा करने के बाद झांग जुबान ने दरवाजा धकेला और बाहर निकल गया। दोनों के अंदर आए हुए 2 घंटे से अधिक समय बीत चुका था और बाहर मौजूद छात्र शायद इंतजार करते करते पहले से ही चिंतित हो चुके थे। कक्षा में लियू लाओशी ने कहा था कि वह लू चोंग को 10 दिनों के भीतर टोंगक्सुआन स्तर के विशेषज्ञ को हराने की शक्ति प्रदान करेंगे। क्या आपको लगता है कि यह संभव है? अब तक उस छात्र को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे भी नहीं पता, हालांकि जिस तरह से लियू लाओशी ने हमें कुछ सामान्य सुझाव देकर हमारी साधना में सफलता हासिल करने में मदद की, उससे मुझे संदेह है कि उनकी विवेकशीलता किसी गुरु से कम नहीं है। मैंने पहले भी एक गुरु के उपदेश सुने हैं और वे हमारे पिछले गुरु के उपदेशों से थोड़े ही गहरे हैं। लियू लाओशी की तुलना में मुझे लगता है कि उनके उपदेश अधूरे हैं। सचमुच? क्या वह सचमुच एक साधारण शिक्षक है? कक्षा में चर्चाओं की आवाजें गूंज रही थीं। प्रारंभ में उनके मन में इस शिक्षक के प्रति गहरी शत्रुता थी। हालांकि जैसे ही उन्होंने उनका मार्गदर्शन करना शुरू किया, सभी को तुरंत एहसास हो गया कि उन्हें एक अच्छा शिक्षक मिल गया है और वे उनके प्रति समर्पित हो गए। टोंगजुआन स्तर पर किसी की शक्ति 100 डिंग से अधिक होती है, जिससे उसे आसानी से एक पेड़ को चीरने की ताकत मिलती है। लूचोंग वर्तमान में केवल डिंगली स्तर के प्राथमिक चरण में है और यह टोंगजुआन स्तर से पूरे 2 स्तर दूर है। ऐसी परिस्थितियों में वह 10 दिनों में टोंगजुआन स्तर तक कैसे पहुंच सकता है? मू जुएकिंग ने अपना सिर हिलाया। वह पिक्सुए स्तर पर थी और जानती थी कि साधना का स्तर बढ़ाना कितना कठिन होता है। अगर लूचोंग 10 दिनों के भीतर डिंगली स्तर के मध्यवर्ती चरण तक पहुंच जाए तो यह अविश्वसनीय होगा। 2 स्तर ऊपर चढ़कर टोंगजुआन स्तर के विशेषज्ञ के बराबर पहुंचना तो और भी बड़ी बात है। उसे यह बात शेखी बघारने से अलग नहीं लगी। जी हाँ, मेंगताओ ने भी सिर हिलाया। उस समय डिंगली क्षेत्र के प्राथमिक चरण से उन्नत चरण तक पहुंचने में उसे पूरे 1 साल का समय लगा था। 10 दिनों के भीतर टोंगजुआन क्षेत्र तक पहुंचना उसे ये भी असंभव लगता था। कल जब वे आपस में चर्चा कर रहे थे, तभी अचानक दरवाजा खुला और लियू लाओशी और लूचोंग बाहर निकले। इस समय लूचोंग जोश से भरा हुआ दिख रहा था और उसकी आंखों में ऊर्जा का संचार हो रहा था। उसके शरीर से विस्फोटक शक्ति का अनुभव हो रहा था, मानो वह समुद्र की शक्तिशाली लहरों की तरह हो जो उसे देखने वाले पर जबरदस्त दबाव डाल रही हो। डिंगली साम्राज्य शिखर, उसकी आभा को महसूस करते ही मू जुएकिंग और मेंगताओ चुप हो गईं। उनकी आंखें इतनी चौड़ी हो गईं कि मानो बाहर निकल आएंगी। लियू लाओशी के साथ कमरे में प्रवेश किए हुए उसे कितना समय हो गया था? डिंगली क्षेत्र के प्राथमिक चरण से शिखर तक 2 घंटे में प्रगति करना। दोनों को ऐसा महसूस हुआ जैसे खून की बौछार हो रही हो। उनकी तुलना में उनकी साधना की गति एक घोंघे से कम नहीं थी। उन्हें अपनी साधना में थोड़ी सी प्रगति देखने में कई महीने लग गए, जबकि लियू लाओशी ने लूचोंग को केवल कुछ समय के लिए ही बुलाया था और वह पहले ही 2 छोटे स्तरों को पार कर चुका था। क्या इसे इतना बड़ा चढ़ाकर बताना जरूरी था? इसके अलावा वे इस तथ्य से अनभिज्ञ थे कि लूचोंग के सरलीकृत स्वर्ण पथ ने उन्हें एक साधारण डिंगली क्षेत्र के शिखर से भी अधिक शक्ति प्रदान कर दी थी। अपनी शारीरिक शक्ति के साथ साथ अपनी झेंकी की शक्ति को मिलाकर उसके पास 5 डिंग की आश्चर्यजनक शक्ति थी। एक साधारण डिंगली क्षेत्र का शिखर केवल 4 डिंग की शक्ति का ही प्रयोग कर सकता था। ये तो अविश्वसनीय है। सीनियर, मुझे लगता है कि आपके लिए अपनी गलती स्वीकार करना ही सबसे अच्छा होगा। ऐसा अद्भुत शिक्षक कहीं और मिलना असंभव है। अपने सदमे को दबाते हुए मेंगताओ ने जल्दी से मू जुएकिंग को एक टेलीपैथिक संदेश भेजा। अपनी बात पूरी करते करते मेंगताओ को एहसास हुआ कि सामने वाला कोई जवाब नहीं दे रहा है। उसे लगा कि उसकी वरिष्ठ महिला का घमंड फिर से हावी हो रहा है, इसलिए वह जल्दी से मुड़कर उसे मनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन सामने का अप्रत्याशित दृश्य देखकर वह लगभग बेहोश हो गया। पुतोंग, अपनी गलतियों को कभी स्वीकार न करने वाली अतुलनीय रूप से अभिमानी छोटी राक्षसी मू जुएकिंग पहले से ही अपने चेहरे पर गंभीर भाव लिए लियू लाओशी के सामने घुटने टेक चुकी थी। गुरुजी, मेरी गलती है, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। भविष्य में आप जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा। मैं कभी आपकी अवज्ञा नहीं करूंगा। यहाँ तक कि अगर वह प्रतिभाशाली गुरु झांग जुबान भी आ जाएं, तो मैं उन्हें हवा की तरह ही अनदेखा कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह झांग जुबान, अध्याय 328। 2 महिलाओं का झगड़ा, स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय। उठो। मू जुएकिंग की बातों से निराश होने के बावजूद झांग जुबान उसे उठाने में मदद करने के लिए आगे बढ़ा। इस मामले पर उसका किसी छात्रा से झगड़ा करने का कोई इरादा नहीं था। उसने उसे निष्कासन की धमकी केवल इसलिए दी थी ताकि वह भविष्य में आज्ञाकारी होकर उसकी बात सुने। बचपन से ही गोलियां खाने के कारण गोलियों का जहर उसके शरीर में गहराई तक समा चुका था, जिससे उसकी नसें जंजीरों की तरह जकड़ी हुई थीं। उसकी नसों में जमी अशुद्धियों को दूर करने के लिए उसे उसके अटूट विश्वास की आवश्यकता थी। इसलिए उसने जानबूझकर उससे दूरी बनाए रखी ताकि वह इस अवसर के बारे में अच्छी तरह सोच सके और इसका महत्व समझ सके। अगर वह इस अवसर को भुनाने के लिए तैयार थी तो झांग जुबान को उसे बचाने में कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि अगर वह अपनी जिद पर अड़ी रही तो झांग जुबान इसे भी कोई बड़ा नुकसान नहीं मानता था। ज्यादा से ज्यादा वह बस एक शिष्या खो देगा। अगर वह चाहता तो 10 दिनों के भीतर ही वह आसानी से उससे भी बेहतर साधना स्तर वाले शिष्य तैयार कर सकता था। भले ही गोलियों में जहर है, लेकिन ये कोई गंभीर समस्या नहीं है, वरना रसायन शास्त्रियों का रुतबा भी इतना ऊंचा नहीं होता। झांग जुबान ने समझाया, आपकी साधना विधि से औषधीय ऊर्जा आपके शरीर में तेजी से प्रवाहित होती है, जिससे इसका असर तुरंत होता है। हालांकि साथ ही इससे दवा का जहर भी आपके शरीर में तेजी से अवशोषित हो जाता है, जिसके कारण आपकी हालत इतनी गंभीर हो गई है। वर्षों से दवा का जहर आपकी नसों में जमा हो गया है, जिससे इसे बाहर निकालना मुश्किल हो गया है। अपनी साधना तकनीक लिख लो, मैं उसमें तुम्हारे लिए बदलाव कर दूंगा। जब तक तुम इसके अनुसार साधना करोगे, तुम्हारे शरीर में समाया हुआ विष 10 दिनों से भी कम समय में निकल जाएगा और तुम्हारी साधना में भी वृद्धि होगी। विषनाशक दवा का प्रयोग करना एक 4 सितारा गुरु के लिए भी एक कठिन समस्या थी। हालांकि झांग जुबान ने स्वरपत दिव्य कला का अभ्यास किया था, जो पूर्णता के सबसे करीब की साधना तकनीक है, इसलिए उनके लिए इसे हल करना बहुत मुश्किल नहीं था। हाँ, बिना हिचकिचाए मू जुएकिंग ने तुरंत अपनी साधना तकनीक को एक कागज पर लिख लिया।
उस पर एक नज़र डालने के बाद उसने कुछ संशोधन किए और फिर वह कागज़ उसे वापस देते हुए उसे उसके अनुसार खेती करने का निर्देश दिया। 1 घंटे बाद मुज़ुएकिंग ने अपने शरीर में ताजगी का एक झटपट एहसास महसूस किया। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर को जकड़ने वाले बंधन टूट गए हों और एक सुकून भरी अनुभूति ने उसके शरीर को भीतर से घेर लिया। वास्तव में उसने अपनी साधना में एक छोटी सी सफलता भी हासिल कर ली और एक एक्यू पॉइंट खुल गया। अपने शरीर में आए बदलाव को महसूस करते हुए मुज़ुएकिंग को आखिरकार समझ आ गया कि यह लियू लाओशी कितना अद्भुत था। पल भर में वह उसके प्रति कृतज्ञता से भर उठी। ठीक है, हम यही पाठ समाप्त करते हैं, आप सब अब जा सकते हैं। मुज़ुएकिंग का मामला सुलझाने के बाद झांग जुबान ने लापरवाही से अपने हाथ हिलाए। भीड़ ने सिर हिलाया और कक्षा से बाहर निकल गई। कक्षा से बाहर निकलते ही समूह अपने दिलों में उमड़ रहे उत्साह को और दबा नहीं सका। लियू लाओशी सचमुच बहुत शक्तिशाली हैं। उनके मार्गदर्शन के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी साधना विधि पूरी तरह से गलत थी। अगर मैं उनके निर्देशों के अनुसार साधना करूं तो मैं निश्चित रूप से 3 महीने से भी कम समय में डिंगली स्तर तक पहुंच जाऊंगा। मेरे साथ भी ऐसा ही है। शिक्षक द्वारा बताए गए सूत्र के अनुसार अभ्यास करने के बाद मुझे पूरी तरह से आराम महसूस होता है और मेरी ताकत भी तेजी से बढ़ रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिस समस्या को मैंने ज़्यादा महत्व नहीं दिया था वह मुझे इतना परेशान कर देगी। यही तो एक सचमुच अद्भुत शिक्षक की खासियत है। क्या आपने गौर किया कि जिन चीज़ों की ओर उन्होंने इशारा किया उनके बारे में हम जानते तो हैं, लेकिन हमने कभी उन्हें आपस में जोड़ने के बारे में सोचा ही नहीं। मुझे लगा था कि अकादमी एक और साधारण शिक्षक को भेजेगी, लेकिन ये सोचकर आश्चर्य हुआ कि लियू लाओशी इतने प्रतिभाशाली होंगे। ... सबकी आंखें चमक रही थीं। हालांकि उन्हें अपने नए शिक्षक से मिले हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, फिर भी वे उनसे पूरी तरह से प्रभावित हो चुके थे। महज कुछ साधारण सुझावों से अपनी साधना का स्तर बढ़ा पाना, ऐसी क्षमता तो शायद गुरुओं के पास भी न हो। समूह की चर्चा सुनकर मेंग ताओ ने भी अपनी बात जोड़ते हुए कहा, जी हाँ, मुझे कई गुरुओं से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और एक बार तो मैंने पवेलियन मास्टर जियांग का ट्यूटलेज जेड टोकन भी प्राप्त किया था और उनके 2 घंटे के व्याख्यान सुने थे। उनका व्याख्यान प्रभावशाली था, लेकिन फिर भी लियू लाओशी के सटीक मार्गदर्शन के सामने वह कुछ कम ही थे। मुज़ुएकिंग ने सिर हिलाया। अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण वह बचपन से ही कई गुरुओं के संपर्क में रही थी, यहाँ तक कि उसने मंडप गुरु जियांग का पाठ भी सुना था। हालांकि उनका मार्गदर्शन लियू लाओशी के मार्गदर्शन जितना सटीक नहीं था, क्योंकि लियू लाओशी सीधे समस्या की जड़ तक पहुंचते थे और उसे सुधारने के बाद व्यक्ति में अपार सुधार की गुंजाइश होती थी। क्या पवेलियन मास्टर जियांग का पाठ भी इसके मुकाबले फीका है? क्या इसका मतलब यह है कि हमारे लियू लाओशी की शिक्षण क्षमता पहले से ही एक 2 स्टार मास्टर शिक्षक से ऊपर है? मेंग ताओ ने अविश्वास से पूछा। सिर्फ पवेलियन मास्टर जियांग ही नहीं, मुझे लगता है कि प्रतिभाशाली मास्टर टीचर झांग जुबान भी उनके सामने फीके पड़ जाते हैं। उन्होंने तो मास्टर टीचर परीक्षा में अपनी प्रतिभा के बल पर ही हंगामा मचाया था। उनके शिष्यों का अभ्यास कुछ खास नहीं है। मैंने जो सुना है उसके अनुसार वे सभी डिंगली स्तर पर हैं और उनमें से सबसे शक्तिशाली भी केवल पिक्स्यू स्तर पर ही था। मुज़ुएकिंग ने जारी रखा, अगर वह वाकई लियू लाओशी की तरह शिक्षण में कुशल थे तो उनके छात्र इतने कमजोर कैसे हो सकते थे? एक नए आदर्श के साथ मुज़ुएकिंग अब उस प्रतिभाशाली गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा में अंधी नहीं रह गई थी। सुनी हुई खबरों को याद करते हुए उसने झांग जुबान और लियू लाओशी के बीच तुलना की और इस निष्कर्ष पर पहुंची। मास्टर टीचर झांग जुबान एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, लेकिन शिक्षण के मामले में उनके लिए लियू लाओशी की बराबरी करना असंभव था। अन्यथा उनके प्रत्यक्ष शिष्य इतने कमजोर कैसे हो सकते थे? ये जानना जरूरी था कि लियू लाओशी ने दावा किया था कि वह लू चोंग को 10 दिनों के भीतर तोनगजुबान स्तर के विशेषज्ञ को हराने में सक्षम बना सकता है। भले ही मास्टर टीचर झांग जुबान के शिष्य उनके साथ कितने ही कम समय के लिए रहे हों, लेकिन यह निश्चित रूप से 10 दिनों से अधिक था। ये स्पष्ट था कि श्रेष्ठ कौन था। आपने किसे शिक्षण में औसत दर्जे का बताया? चुनौती है, अपने शब्दों को दोहरा कर दिखाओ। मुज़ुएकिंग ने अभी अपनी बात खत्म ही की थी कि उनके पीछे से एक ठंडी आवाज़ सुनाई दी। मुड़कर देखा तो दूर खड़ी एक बेहद खूबसूरत महिला थी, जिसकी उम्र मुज़ुएकिंग के लगभग बराबर थी। उसकी भौहें नाराजगी से सिकुड़ी हुई थीं। इस महिला को देखकर मुज़ुएकिंग, जो हमेशा अपनी सुंदरता पर गर्व करती थी, प्रशंसा से अवाक रह गई। हालांकि जल्द ही उसके मन में ईर्ष्या भी जाग उठी। मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? मुज़ुएकिंग ने ठंडे स्वर में कहा। वह एक ऐसी नन्ही राक्षसी थी जिसे किसी चीज़ का डर नहीं था। वह भले ही लियू लाओशी के अधिकार के सामने एक आज्ञाकारी मेमने की तरह खड़ी हो गई हो, लेकिन अगर कोई अजनबी यह सोचे कि वह उसके सिर पर चढ़ सकती है तो वह जरूर सपना देख रही होगी। क्या आपने अभी अभी कहा कि मास्टर टीचर झांग जुबान शिक्षण में औसत दर्जे के हैं और उनके छात्र कमजोर हैं? उसके सामने बैठी खूबसूरत महिला क्रोध से जलती हुई आंखों से उसे घूर रही थी। क्यों, क्या मैंने कुछ गलत कहा? झांगशी की प्रतिभा के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन उनके शिष्य सचमुच साधारण हैं। उनकी साधना देखकर ही पता चलता है कि उनकी शिक्षण क्षमता घटिया है। मुज़ुएकिंग ऐसी व्यक्ति थी जो दंड के बजाय गाजर को प्राथमिकता देती थी। हालांकि वह झांगशी का बहुत आदर करती थी, लेकिन उस महिला की आवाज़ में खतरे का आभास होते ही उन्होंने मौखिक रूप से पलटवार करने से खुद को नहीं रोका। चूंकि तुमने ऐसा कहा है तो चलो अब और कुछ कहने का समय बर्बाद न करें। क्या तुम मुझसे द्वंद्व युद्ध करने की हिम्मत रखते हो? उस महिला का चेहरा दृढ़ हो गया और उसने अपने चांदी जैसे दांत भींच लिए। क्या मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध करूं? मुज़ुएकिंग अचंभित रह गई। वह जरूर बीमार होगी। उसने तो बस यूं ही कह दिया था कि गुरु झांग जुबान की शिक्षाएं लियू लाओशी की शिक्षाओं के मुकाबले कुछ भी नहीं है, फिर भी ये लड़की ऐसे बर्ताव कर रही थी मानो उसने अपने पूरे परिवार को मार डाला हो। आखिर वो क्या कर रही थी? हालांकि छोटी राक्षसी होने के नाते और पूरे त्यानवु साम्राज्य की शीर्ष छात्राओं में से एक होने के कारण वह द्वंद्व युद्ध से पीछे नहीं हट सकती थी। तो चलो लड़ते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगी? मुज़ुएकिंग ने ठंडे लहजे में अपनी आस्तीन झटकते हुए कहा। वरिष्ठ, छोटी राक्षसी को क्रोधित देखकर मेंग ताओ और अन्य लोग चौंक गए। उन्होंने जल्दी से उसे रोकने की कोशिश की। दूसरी ओर उस खूबसूरत महिला के बगल में बैठी एक और महिला भी थोड़ी चिंतित लग रही थी।
झाओ या लियूशी ने हमें कोई परेशानी खड़ी न करने के लिए कहा था। महिला ने कमजोर स्वर में कहा। उसे चिंता थी कि वे मुसीबत में पड़ जाएंगे। वांग यंग, इन्होंने हमारे गुरु का अपमान किया है, क्या हम इसे बर्दाश्त करें? एक युवक आगे बढ़ा। उसने अपनी कलाई झटकते हुए अपनी पीठ के पीछे से भाला निकाला और भाले के जोड़ आपस में जुड़ने लगे। सचमुच हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने हमारे शिक्षक और हमारा अपमान किया है। तो क्या हुआ अगर ये तियानवु अकादमी है? एक मोटे चेहरे वाला व्यक्ति आगे बढ़ा। वे झाओ या, झेंग यांग और अन्य लोग थे जो आराम से टहलने के लिए तियानवु अकादमी आए थे। वे तियानवु अकादमी का भ्रमण कर रहे थे और आसपास के 13 राज्यों की शीर्ष अकादमी की भव्यता ने उन्हें सचमुच अचंभित कर दिया था। पूरी दोपहर घूमने के बाद जैसे ही वे लौटने वाले थे, उन्होंने किसी को झांग लाओशी का अपमान करते सुना। वे चुपचाप कैसे देख सकते थे जब उनके दिलों में बसी सम्मानित हस्ती को कलंकित किया जा रहा था। वे स्वयं अपमानित होना तो सहन कर सकते थे, लेकिन वे किसी को भी झांग लाओशी का अपमान करने की अनुमति नहीं दे सकते थे। उनके दिलों में झांग लाओशी का साक्षात स्वरूप भगवान के समान था। लियू लाओशी और जियांग चेन, उन सबका उनके लिए कोई महत्व नहीं था। मैं, झेंग यांग और युआन ताओ को झाओ या के फैसले का जोरदार समर्थन करते देख वांग यंग एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है। झांग जुबान के 5 छात्रों का व्यक्तित्व हमेशा से निडर था, अन्यथा वे शिक्षक मूल्यांकन के दौरान सार्वजनिक रूप से लूज उनको चुनौती देने का साहस नहीं करते। भले ही वे तियानवु अकादमी में थे और यहाँ उनका कोई संपर्क या समर्थन नहीं था, फिर भी वे इस बात को माफ नहीं कर सके कि किसी ने उनके शिक्षक का अपमान करने की हिम्मत की थी। ठीक सामने एक अभ्यास का अखाड़ा है। जो भी हारेगा उसे दूसरे पक्ष से माफी मांगनी होगी। झाओ या के घने काले बाल हवा में लहरा उठे और पल भर में उसे ऐसा लगा जैसे वह कोई पवित्र और वीर देवी हो। क्या तुम चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत रखती हो? डरने की क्या बात है, बल्कि मुझे डर है कि हारने पर तुम अपनी बात से मुकर जाओगे। मुजुएकिन बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी। तो फिर ये सब बकवास बंद करो, चलो चलते हैं। झाओ या को दूसरे पक्ष से बहस करने की कोई परवाह नहीं थी और वह द्वंद्व युद्ध के अखाड़े की ओर चलने लगी। साधना कौशल विकसित करने वालों के लिए एक अकादमी के रूप में तियानवु अकादमी में पूरे परिसर में औसत आकार के अभ्यास के अखाड़े थे ताकि छात्र एक दूसरे के साथ अभ्यास कर सकें और अपनी साधना को बढ़ा सकें। क्या गलत? ऐसा लगता है कि छोटी राक्षसी मुजुएकिन किसी के साथ कुश्ती लड़ रही है। किसी से मुकाबला करना, कौन इतना साहसी होगा जो उससे लड़ने की हिम्मत करेगा? झाओ वुक्सिंग या फिर लियू चांगयान? ये वो लोग नहीं हैं। मैंने दूसरे पक्ष को भी पहले कभी नहीं देखा। ये तो बेहद खूबसूरत महिला है, इतनी खूबसूरत कि मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। 2 सुंदरियों के बीच मुकाबला, मुझे तो देखना ही पड़ेगा। ... दोनों के बीच बारूद की तेज गंध महसूस करते हुए परिसर में इत्मीनान से टहल रहे अन्य छात्र तुरंत सतर्क हो गए और असंख्य लोग कुश्ती के अखाड़े के आसपास जमा हो गए। मुजुएकिन खूबसूरत और ताकतवर दोनों थी और अकादमी में हमेशा से ही सबकी नज़र उस पर रहती थी। इतना ही नहीं, उसके सामने खड़ी लड़की उससे भी ज्यादा खूबसूरत थी। पल भर में ही पूरी अकादमी का ध्यान इस द्वंद्व पर केंद्रित हो गया। स्पैरिंग रिंग के चारों ओर लोगों की बड़ी बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। वह वाकई खूबसूरत है, तो मैं उससे पहले क्यों नहीं मिली? वह नहीं ही होगी, वरना उसकी खूबसूरती को देखते हुए ये नामुमकिन है कि मैंने उसके बारे में न सुना हो। ... झाओ या को देखते ही छात्रों की आंखें चमक उठीं। अपनी शुद्ध ये ऊर्जा को जागृत करने के बाद उनका स्वभाव और रूप निखर उठा और वे सामान्य महिलाओं से अलग दिखने लगीं। पल भर में ही सबकी निगाहें उन पर टिक गईं और कई छात्रों की आंखें चमक उठीं। धत्तेरी की, उन पुरुष छात्रों को अपनी ओर गुस्से भरी निगाहों से घूरते देख मुजुएकिन का चेहरा दृढ़ हो गया और वह क्रोध से फट पड़ने ही वाली थी। पहले वह जहां भी जाती सबकी निगाहें उसी पर टिकी रहती थीं, लेकिन इस समय उसकी प्रसिद्धि किसी और महिला के हाथों छिन रही थी। भला वह ये सब कैसे चुपचाप सह सकती थी? अगर मैं तुम्हारा सिर तब तक फोड़ता रहूं जब तक तुम अपना नाम भी न भूल जाओ, तो मैं अपना उपनाम त्याग दूंगा। अपने जबड़े को जोर से भींचते हुए मुजुएकिन ने अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच लीं। अध्याय 329, द्वंद्व समझौता, स्वर्ग पथ का पुस्तकालय। झाओ या, भले ही दूसरे पक्ष के चरित्र के बारे में ज्यादा कुछ कहा न जा सके, लेकिन वह कमजोर नहीं है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। झेंग यांग आगे बढ़ा और उसने दबी आवाज में झाओ या से कहा। चिंता मत करो, झाओ या ने जवाब दिया। कल झांग लाओशी के मार्गदर्शन के बाद उन्होंने 10 और AQ पॉइंट्स खोल दिए। हालांकि उनसे पहले वाली महिला कमजोर नहीं थी, फिर भी उन्हें उनके बराबर ही माना जा सकता था। अंततः ये कहना मुश्किल था कि कौन हारेगा। आगे की ओर छलांग लगाते हुए झाओ या ने हल्के कदमों से अभ्यास के अखाड़े पर कदम रखा। अपनी काली चमकीली आंखों से मुजुएकिन को घूरते हुए उसने हाथों से इशारा किया और कहा, चलिए शुरू करते हैं। पीछे हटने से इनकार करते हुए मुजुएकिन भी अभ्यास के अखाड़े में कूद पड़ी। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी जो उसे अभी अभी मिली सफलता से उत्पन्न हुई थी, और शक्ति उसके भीतर एक बहती नदी की तरह प्रवाहित होने लगी। ये शुरुआत है 2 सुंदरियों के बीच की लड़ाई। स्पैरिंग रिंग में आमने सामने खड़ी 2 सुंदरियों को देखकर भीड़ तुरंत शांत हो गई, इस डर से कि वे उनकी एकाग्रता को भंग कर देंगी। मैं तुमसे माफी मंगवाऊंगा। एक जोरदार धमक के साथ झाओ या ने जमीन पर जोर लगाया और आगे बढ़ी। उसी समय तलवार की चमक से मिलती जुलती एक दहाड़ती हुई आभा ने उसकी बाहों को घेर लिया। माफी मांगने वाला तो तुम ही होगे। पीछे हटने से इनकार करते हुए मुजुएकिन भी आगे बढ़ी। पेंग 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 पेंग। जल्द ही दोनों के बीच कई बार प्रहार हो चुके थे। पिक्स्यू स्तर के साधक होने के नाते उनके प्रहारों की शक्ति से हवा में एक जोरदार ध्वनि विस्फोट हुआ। अविश्वसनीय, ये महिला कहाँ से आए? इतनी कम उम्र के बावजूद ये मुजुएकिन को टक्कर दे सकती है। भीड़ के बीच एक युवक ने युद्ध को हैरानी भरे भाव से देखा। छात्र प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला छात्र झाओ वुक्सिंग था। मुझे भी कुछ पता नहीं, ऐसा लगा जैसे वह आज अचानक प्रकट हुई हो। उसके बगल में खड़ा एक और व्यक्ति भी संदेह भरी नजरों से मंच की ओर देख रहा था। अगर मुजुएकिन इस व्यक्ति को देखती तो वह निश्चित रूप से उसे छात्र प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर आने वाले लियू चांगयान के रूप में पहचान लेती।
अकादमी के दो सबसे प्रसिद्ध छात्र होने के बावजूद झाओ वुक्सिंग और लियू चांगयान युद्ध को देखने की अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सके। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? कुछ देर और देखने के बाद लियू चांगयान मुस्कुराए। महज कुछ दिनों में मुजुएकिंग की साधना में काफी सुधार हुआ है और उसके हाव भाव में जो संयम था वह भी गायब हो गया है, जिससे उसकी युद्ध क्षमता में जबरदस्त वृद्धि हुई है। भले ही उसका सामना करने वाली महिला कमतर युद्ध तकनीकों का प्रयोग कर रही हो, फिर भी उसके हाव भाव जोरदार हैं। इसके अलावा उसके हाव भाव में एक प्रकार की बर्फीली आभा प्रतीत होती है, जिससे उसका सीधा सामना करना मुश्किल हो जाता है। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि कौन जीतेगा। एक पल हिचकिचाने के बाद झाओ वुक्सिंग ने कहा। पूरे अकादमी में सर्वश्रेष्ठ छात्र होने के नाते ऐसी बातों को समझने की उसकी क्षमता अद्भुत थी। हालांकि चाहे उनकी साधना हो या साधन, अखाड़े में मौजूद दोनों महिलाएं लगभग एक ही स्तर पर थीं। वह निश्चित रूप से नहीं कह सकता था कि कौन जीतेगा। लियू चांगयान ने सहमति में सिर हिलाया। फिर अचानक भौहें चढ़ाते हुए बोला, अचानक प्रकट हुई उस महिला की नींव तो मजबूत है, लेकिन उसकी युद्ध तकनीकें इतनी कमजोर क्यों हैं? उसने जितने भी दांव पेच इस्तेमाल किए हैं वे लगभग मध्य स्तर के नश्वर योद्धाओं के ही हैं। अगर उसकी युद्ध तकनीकें थोड़ी और उन्नत होती तो शायद वह अब तक जीत चुकी होती। वास्तव में झाओ वुक्सिंग भी ये दृश्य देखकर अचंभित रह गया। ये दोनों खूबसूरत महिलाएं पिक्सुए स्तर तक पहुंच चुकी थीं। जब तक वे चाहें वे आसानी से उच्च स्तरीय या यहाँ तक कि सर्वोच्च स्तर की नश्वर युद्ध तकनीकों का उपयोग कर सकती थीं। अपने साधना स्तर पर अभी भी मध्यवर्ती स्तर की नश्वर तकनीकों का उपयोग करना वास्तव में थोड़ा कमतर था। अगर उसके शरीर में मौजूद बर्फीली आभा दूसरे पक्ष की गतिविधियों को सीमित न करती, जिससे मुजुएकिंग उस पर हावी न हो पाती, तो वह पहले ही हार चुकी होती। यह अच्छा नहीं है। झेंग यांग और अन्य लोग भी इस समस्या को देख सकते थे। झाओया के शुद्धयिन शरीर ने उसे समान साधना स्तर के साधकों के विरुद्ध एक बड़ा लाभ प्रदान किया। हालांकि उसके द्वारा ज्ञात युद्ध तकनीकें अभी भी तियानिक्सुआन साम्राज्य के स्तर तक ही सीमित थीं, इसलिए दोनों पक्षों के बीच अभी भी बहुत बड़ा अंतर था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि झाओया को फाइटर एक दानजुक्सी स्तर से पिक्स्यू स्तर तक पहुंचे हुए केवल 2 महीने ही हुए थे। उनकी साधना में हुई तीव्र वृद्धि के कारण उनमें वास्तविक युद्ध अनुभव की कमी थी। दूसरी ओर त्यानवु अकादमी में अनगिनत तूफानों का कारण बनने वाली छोटी राक्षसी के रूप में मुएजुएकिंग के पास युद्ध का भरपूर अनुभव था। युद्ध तकनीकों और युद्ध अनुभव की कमी के कारण यदि उसकी असाधारण शारीरिक क्षमता और शक्तिशाली झेन की शक्ति न होती तो वह अब तक हार चुकी होती। घबराओ मत, भले ही झाओया के पास व्यवहारिक युद्ध का अनुभव कम हो, लेकिन दूसरी पार्टी के लिए उस पर विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, लियू यांग ने कहा। उस समय झाओया की शारीरिक क्षमता लूशुन के शारीरिक बल को भी दबा सकती थी। यह महिला चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्या वह लूशुन से अधिक शक्तिशाली हो सकती थी? चिंता मत करो, एक बार जब वह युद्ध की गति से परिचित हो जाएगी तो दूसरे पक्ष को हराने में उसे बस कुछ ही समय लगेगा। झाओया की कमजोरी उसकी युद्ध अनुभव की कमी थी। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती, झाओया धीरे धीरे युद्ध की शैली से परिचित हो जाती और तब तक उसके लिए प्रतिद्वंद्वी को हराना मुश्किल नहीं होता। धत्तेरी की चून के नीचे मौजूद भीड़ को इस बात का एहसास हो गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुजुएकिंग भी इसे देख सकती थी और उसका चेहरा दृढ़ हो गया। हालांकि वह त्यानवु साम्राज्य में अपनी उम्र की सबसे ताकतवर महिला नहीं थी, लेकिन उससे बहुत पीछे भी नहीं थी। उसने सोचा था कि अपने से छोटी लड़की को सबक सिखाना उसके लिए आसान होना चाहिए, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि दूसरी पक्ष इतनी ताकतवर होगी। त्यानवु अकादमी में ऐसा असाधारण नवोदित छात्र कब आया? अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो उसकी जेंकी की सघनता को देखते हुए मैं निश्चित रूप से हार जाऊंगी। मेरे पास उस तकनीक का इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं है। मुजुएकिंग ने अपने दांत भींचे और उसकी आंखों में एक भयंकर चमक दिखाई दी। हालांकि शुरुआत में दूसरी पार्टी प्रतिकूल स्थिति में थी, लेकिन समय बीतने के साथ साथ स्थिति धीरे धीरे उसके खिलाफ पलटने लगी। अंततः उसकी साधना को गोलियों द्वारा जबरदस्ती खींचा गया, इसलिए उसकी जेंकी अभी भी थोड़ी कमजोर थी। हल्की सी झंझनाहट के साथ मुजुएकिंग ने भौहें चढ़ाईं। उसकी आभा अचानक बढ़ गई और उसने एक जोरदार मुक्का मारा। यह एपोथेक्री म्यू का फॉलन फ्लावर फिस्ट है। झाओ वुक्सिंग के चेहरे पर उदासी छा गई। फॉलन फ्लावर फिस्ट? लियू चांगयान ने झाओ वुक्सिंग की ओर मुड़कर पूछा। जी हाँ, यह एक उच्च स्तरीय प्रेत युद्ध तकनीक है। कहा जाता है कि जब औषध विक्रेता मू ने जोंगशी क्षेत्र प्राप्त किया तो अपनी मृत पत्नी की याद में उन्होंने इस तकनीक का निर्माण किया। इस तकनीक में कुल 3 चालें हैं और प्रत्येक चाल में असाधारण शक्ति है। यहाँ तक कि मोहोंगवे भी इसकी प्रशंसा करते थे। झाओ वुक्सिंग ने मंच पर मौजूद महिला को घूरते हुए टिप्पणी की, ये सोचकर हैरानी होती है कि औषध विक्रेता मू अपनी बेटी को ये तकनीक सिखाएंगे और वह पहले ही पहला दांव सीख चुकी होगी। उच्च स्तरीय प्रेत युद्ध तकनीक? इस स्तर की तकनीकें तो राजधानी में भी दुर्लभ हैं। मुजुएकिंग का सामना करने वाली दूसरी महिला मुसीबत में है। आश्चर्यचकित होकर लियू चांगयान ने अपना सिर हिलाया। त्यानवु साम्राज्य में भी उच्च कोटि की प्रेत युद्ध तकनीक को सर्वोच्च माना जाता था। इसके अलावा दूसरी महिला के पास अच्छी युद्ध तकनीक की कमी थी, जिससे उसके लिए इस हमले का सामना करना मुश्किल हो गया। जैसा कि उन्हें उम्मीद थी, दूसरे पक्ष के क्रूर दबाव का सामना करते हुए झाओया का चेहरा सदमे से विकृत हो गया। मुझे पूरी ताकत लगानी होगी। अपने दांत पीसते हुए वह जानती थी कि अगर वह सामान्य चालें चलती रही तो उसकी हार निश्चित है। इसलिए एक जोरदार दहाड़ के साथ उसने अपनी जेंकी को अपनी नसों में उग्रता से दौड़ाया। वह इस एक ही कदम में अपनी पूरी ताकत लगा रही थी। पेंग! गिरे हुए फूल की मुट्ठी उसके हाथ की हथेली से टकराए। डैंग 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 डैंग! दोनों के चेहरे लाल हो गए और वे लगातार 7 से 8 कदम पीछे हट गए, जिसके बाद उनके मुंह से ताज़ा खून निकला। यह एक ड्रॉ था। झाओ हाँ, वरिष्ठ झेंग यांग और मेंगताओ तेजी से मंच की ओर दौड़े। लगता है मैंने तुम्हें कम आंका। आज तो मुकाबला बराबरी पर है, लेकिन क्या तुम 3 दिन बाद मुझसे लड़ने की हिम्मत करोगे? मुजुएकिंग ने अपनी बाहें झटकते हुए मेंगताओ और अन्य लोगों को एक तरफ धकेल दिया और फिर झाओया को ठंडी निगाहों से घूरने लगी। ठीक है, अगर तुम उस समय हार जाती हो तो तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। झाओया ने भी उसे घूर कर देखा। माफी मांगना? मैंने तो बस इतना कहा था कि झांगशी पढ़ाने में अच्छे नहीं है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है?
ये सुनकर मू जुएकिंग को अचानक कुछ एहसास हुआ और वह स्तब्ध रह गई। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम सब झांगशी के छात्र हो। बिल्कुल सही, वह हमारे शिक्षक हैं, उनका अपमान करना हम सभी का अपमान करने के बराबर है, झाओया ने जवाब दिया। अच्छा ऐसा है। अंततः ये समझकर कि दूसरा पक्ष इतना क्रोधित क्यों था और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती क्यों दे रहा था, मू जुएकिंग ने अपना सिर हिलाया। मैं भी झांगशी का बहुत सम्मान करती हूँ, बस मैं यहाँ निष्पक्ष होकर बात कर रही हूँ। शिक्षण के मामले में मैं गारंटी दे सकती हूँ कि हमारे लियू लाओशी निश्चित रूप से आपके झांगशी से श्रेष्ठ हैं। लियू लाओशी? मैंने तो उनका नाम तक नहीं सुना। झाओया ने सिर हिलाया, फिर गर्व से बोली, हमारे झांग लाओशी तो पढ़ाने में वाकई सबसे अच्छे हैं, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। आप? मू जुएकिंग ने दांत पीसते हुए कहा, चूंकि हम में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है तो फिर मुट्ठियों से ही जवाब देते हैं। 3 दिन बाद फिर मिलते हैं और जो भी हारेगा उसे यह मानना पड़ेगा कि उसका गुरु दूसरे पक्ष के गुरु से कमतर है। क्या तुम मेरी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत रखते हो? मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत क्यों न करूं? झाओया ने सिर हिलाया। ठीक है, तो सौदा पक्का, चलो चलते हैं। जब मू जुएकिंग ने देखा कि दूसरा पक्ष इसके लिए सहमत हो गया है तो उसने अपने हाथ झटक दिए, मुड़कर चली गई। लियू लाओशी से संपर्क में आए उसे ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन शरीर के आघात को दूर करने और उसकी साधना को बढ़ाने के लिए वह उनके प्रति कृतज्ञता महसूस कर रही थी। चूंकि झांगशी की एक शिष्या उनकी प्रतिष्ठा को चुनौती दे रही थी, इसलिए उसे उनकी इज्जत की रक्षा करना जरूरी लगा। वह लोगों को यह बताना चाहती थी कि भले ही लियू लाओशी एक मास्टर शिक्षक नहीं थे, लेकिन वे किसी भी तरह से एक मास्टर शिक्षक से कमतर नहीं थे। चलकर झाओया भी वांग यांग और अन्य लोगों के साथ चली गई। क्या ये कुछ लोग झांगशी के छात्र हैं? यह एक बहुत बड़ा मामला है। मैंने झांगशी के बारे में सुना है। वह प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसने प्रतिभाशाली मोहनबई के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और त्यानवु साम्राज्य के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में उनकी जगह ले ली। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह महिला इतनी अद्भुत थी, वह उनकी ही छात्रा है। जब लोगों को पता चला कि झाओया और अन्य लोग झांगशी के छात्र थे तो नीचे मौजूद भीड़ में हंगामा मच गया। जिन छात्रों के मन में झाओया के बारे में कोई विचार थे उन्होंने तुरंत अपने सभी विचारों को त्याग दिया। मास्टर टीचर झांग जुवान शहर में एक उभरती हुई हस्ती थे और कई प्रभावशाली शक्तियां उनसे संबंध बनाने के लिए उत्सुक थीं। अपने छात्रों पर हाथ उठाना आत्महत्या से कम नहीं था। ठीक है, क्या म्यू जुएकिंग की शिक्षिका बाईफैन लाओशी नहीं है? लियू लाओशी कौन है? तुम्हें अभी भी इसके बारे में नहीं पता? बाईफॉन लाओशी तो अकादमी छोड़ चुके हैं और ये लियू लाओशी तो आज ही भर्ती हुए शिक्षक हैं। आज ही भर्ती हुई है? बिल्कुल सही, मैं साक्षात्कारकर्ताओं की देखरेख का प्रभारी था, इसलिए मैंने उस समय का दृश्य स्वयं देखा था। वह लियू लाओशी वाकई एक सक्षम शिक्षक हैं। ... छात्र ने सार्वजनिक भर्ती के दौरान घटी घटनाओं का वर्णन किया। एक शब्द से उसने एक छात्र की पढ़ाई के प्रति अरुचि दूर कर दी और पिटाई से उसने एक छात्र की हिंसक प्रवृत्ति को ठीक कर दिया। तुम मजाक कर रहे हो? क्या सच में दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है? ये शब्द सुनकर भीड़ स्तब्ध रह गई। उन्हें शक होने लगा कि दूसरा पक्ष उनसे झूठ बोल रहा है। ये सच है, छात्र ने गुस्से से कहा। आप सभी मू जुएकिंग के व्यक्तित्व को अच्छी तरह जानते हैं। अगर यह सच नहीं होता तो इतने कम समय में उससे संपर्क में आने के बाद वह उसके लिए किसी और से लड़ने को कैसे तैयार हो सकती थी? अब जब आपने इस बारे में बात की तो मुझे अचानक एक बात याद आई। आज सुबह जब मैं कक्षा में छात्रों से मिला तो उनकी साधना का स्तर इतना ऊंचा नहीं लग रहा था। आखिर कुछ ही घंटों में उनकी साधना का स्तर इतना कैसे बढ़ गया? क्या ये सचमुच लियू लाओशी के मार्गदर्शन के कारण हो सकता है? वह इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? आखिर ये लियू लाओशी कौन है? जैसे जैसे भीड़ में चर्चा बढ़ती गई, मू जुएकिंग के नए शिक्षक के बारे में उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई। आचू! कक्षा से बाहर निकलने के बाद जब झांग जुवान फुटपाथ पर चल रहा था तभी उसे अचानक छींक आ गई। वह घबराकर अपनी नाक मलने लगा। क्या हुआ? क्या मुझे सर्दी लग गई है? अध्याय 330 चिकित्सक संघ स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय। मू जुएकिंग और अन्य लोगों के कक्षा से बाहर निकलने के कुछ ही समय बाद झांग जुवान भी चली गई। लू चोंग की साधना को कम से कम समय में बढ़ाने के लिए उसे विष बनाने के लिए पर्याप्त औषधीय जड़ी बूटियां खरीदनी पड़ी। अकादमी में इंतजार करते रहने से उसके लिए ये जड़ी बूटियां प्राप्त करना असंभव था। औषधीय जड़ी बूटियां प्राप्त करने के केवल 2 ही स्रोत हैं, जड़ी बूटी के राजा और चिकित्सक संघ। झांग जुवान आगे बढ़ते हुए सोच विचार कर रहा था। जड़ी बूटी के राजाओं से तात्पर्य औषधीय जड़ी बूटियों के थोक विक्रेताओं से था और लाल कमल शहर का महान जड़ी बूटी राजा आसपास के 13 राज्यों में सबसे बड़ा थोक विक्रेता था। अगर त्यानवु राजसी नगर में जड़ी बूटियों का कोई राजा होता तो बाईचान और बाकी लोगों को दवा खरीदने के लिए रेड लोड सिटी तक जाने की इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। मुझे चिकित्सक संघ की ओर चलना चाहिए। बाईचान और अन्य चिकित्सकों द्वारा औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने के लिए रेड लोड सिटी तक की यात्रा को देखते हुए ये स्पष्ट था कि त्यानवु राजसी नगर में कोई जड़ी बूटी विशेषज्ञ नहीं था। यदि होता भी तो उसके पास विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां होना असंभव था। चूंकि यही स्थिति थी इसलिए झांग जुवान ने सीधे चिकित्सक संघ जाने का फैसला किया। औषधालय संघ और चिकित्सक संघ दोनों ही प्रतिदिन भारी मात्रा में जड़ी बूटियों का उपयोग करते थे। औषधालय संघ द्वारा बनाई गई गोलियां अधिकतर साधना शक्ति बढ़ाने से संबंधित थीं, इसलिए उनके पास मौजूद औषधीय जड़ी बूटियां अधिकतर टॉनिक और आध्यात्मिक औषधीय जड़ी बूटियां थीं। दूसरी ओर चिकित्सक संघ दूसरों के बचाव और उपचार के उद्देश्य से दवाइयां बनाते थे और उनके नुस्खों में अक्सर जहरीली जड़ी बूटियां पाई जाती थीं। इसलिए यह अधिक संभावना थी कि चिकित्सक संघ के पास ही वे जहरीली जड़ी बूटियां हों जिनकी झांग जुवान तलाश कर रहा था। अकादमी में पूछताछ करने के बाद झांग जुवान को जल्द ही पता चल गया कि चिकित्सक संघ कहाँ स्थित है। ये त्यानवु अकादमी से ज्यादा दूर नहीं था और वह 1 घंटे के भीतर उसके दरवाजे पर पहुंच गया। फिजिशियन गिल्ड मास्टर टीचर पवेलियन जितना भव्य नहीं था, लेकिन फिर भी ये पेंटर गिल्ड से बड़ा और अधिक प्रभावशाली था। लाउंज में प्रवेश करते ही झांग जुवान ने देखा कि लोग व्यवस्थित ढंग से कतार में खड़े थे। आगे की पंक्ति में प्रशिक्षु बैठे थे जो मरीज का निदान कर रहे थे। ये काफी हद तक उनके पिछले जीवन के अस्पतालों जैसा था।
भीड़ के बीच से चलते हुए झांक जुबान स्वागत कक्ष की ओर बढ़े और 20 वर्ष की एक युवती ने मीठी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। क्या मैं जान सकता हूं कि गोंगजी क्या पूछताछ करना चाहता है? मैं कुछ औषधीय जड़ी बूटियां खरीदना चाहता हूं, झांक जुबान ने कहा। क्या आप कुछ जड़ी बूटियां खरीदना चाहते हैं? महिला ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए विनम्रता से पूछा। क्या आप मुझे अपना नुस्खा दिखा सकते हैं? नुस्खा? वह तो सिर्फ औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने आया था, तो भला उसके पास ऐसी कोई चीज़ कैसे हो सकती थी? आप केवल डॉक्टर के पर्चे के साथ ही औषधीय जड़ी बूटियां खरीद सकते हैं। दूसरे पक्ष के चेहरे पर उलझन का भाव देखकर महिला ने भौहें चढ़ा लीं। मुझे प्रिस्क्रिप्शन कहाँ से मिल सकता है? झांक जुबान ने पूछा। चिकित्सकों और प्रशिक्षुओं को पर्ची जारी करने का अधिकार है। उस महिला ने झांक जुबान को विचित्र निगाहों से देखते हुए कहा। हालांकि प्रशिक्षु केवल निम्न श्रेणी की औषधीय जड़ी बूटियों से युक्त नुस्खे ही जारी कर सकते हैं। यदि आप उच्च श्रेणी की औषधीय जड़ी बूटियां खरीदना चाहते हैं तो आपको किसी चिकित्सक से संपर्क करना होगा। आपको ये भी नहीं पता कि दवा का नुस्खा कहाँ से मिलेगा, फिर भी यहाँ औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने की हिम्मत कैसे हुई? सौभाग्य से मेरा स्वभाव अच्छा है, वरना आपको उपद्रवी समझकर अब तक बाहर निकाल दिया गया होता। ओह, मैं जो औषधीय जड़ी बूटियां खरीदना चाहता हूँ उन्हें उच्च श्रेणी का तो नहीं माना जा सकता, लेकिन वे फिर भी काफ़ी दुर्लभ हैं। मैं आपको उनके नाम बता दूंगा, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे किसी प्रशिक्षु या चिकित्सक से नुस्खा लिखवाना चाहिए? प्रशिक्षुओं के सामने लगी लंबी कतार और चिकित्सकों के सामने लगी उससे भी लंबी कतार को देखकर झांक जुबान ने आगे की कार्रवाई तय करने से पहले सब कुछ ठीक से स्पष्ट करने का फैसला किया। वह प्रशिक्षुओं की कतार में कई घंटों तक इंतजार करने के बाद निराश होकर वापस नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे यह जानकर निराशा हुई कि दूसरा पक्ष नुस्खा जारी करने में असमर्थ था। ठीक है, महिला ने सिर हिलाया। मैं सफ़ेद एंजेलिका फूल, लाल किनारी वाली पत्ती, भेड़िया विष घास खरीदना चाहता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद झांक जुबान ने एक दर्जन से अधिक औषधीय जड़ी बूटियों की सूची गिनाई। उसके शब्द पूरे होने से पहले ही महिला की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। घबराकर वह एक कदम पीछे हटी और पीतल के घंटे को खटखटाते हुए बोली, रक्षकों, कोई गड़बड़ कर रहा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। झांक जुबान, जागो। कुछ बख्तरबंद गार्ड दौड़कर वहां पहुंचे। हाँ रोजियाओ जी, क्या गलत है? गार्ड का मुखिया लंबा और हट्टा-कट्टा आदमी था। उसका शरीर किसी स्टील के टावर जैसा था और उसकी मौजूदगी से आसपास के लोगों पर काफी दबाव महसूस होता था। टोंगक्सुआन क्षेत्र का विशेषज्ञ, वह आदमी मुसीबत खड़ी कर रहा है। रिसेप्शनिस्ट यारू ने इशारा किया। खांसी। झांक जुबान को उम्मीद नहीं थी कि दवा खरीदने के इरादे से आने पर भी उसे उपद्रवी समझा जाएगा। सिर हिलाते हुए उसने कहा, मैं त्यानवू अकादमी का शिक्षक हूँ, मैं सचमुच औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने आया हूँ। इसके बाद उन्होंने एक प्रतीक चिन्ह दिखाया जो एक शिक्षक के रूप में उनकी पहचान को दर्शाता था। वह नहीं चाहता था कि कुछ ही क्षण पहले संघ में प्रवेश करने के बावजूद उसे बाहर निकाल दिया जाए। ओह, तो ये लियू लाओशी हैं। हमारी बेइज्जती के लिए क्षमा करें। प्रतीक चिन्ह पर एक नज़र डालने के बाद पहरेदार सरदार ने मुट्ठी भींच ली। फिर उसने यारू की ओर मुड़कर संदेह से पूछा, क्या हो रहा है? त्यानवू अकादमी साधकों की पवित्र भूमि के रूप में जानी जाती थी और वहाँ के शिक्षकों का राजधानी में अपार सम्मान था। कोई भी उन्हें कमतर आंकने की हिम्मत नहीं करता था। चूंकि दूसरा पक्ष एक शिक्षक था, इसलिए उसकी प्रतिष्ठित स्थिति को देखते हुए यह संभावना नहीं थी कि वह यहाँ कोई परेशानी पैदा करेगा। उसने बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी कहा कि वह व्हाइट एंजेलिका फ्लावर, क्रिम्सन एज लीफ और वुल्फ वैनम ग्रास जैसी प्रतिबंधित औषधीय जड़ी बूटियां खरीदना चाहता है। अगर इससे परेशानी नहीं हो रही है तो और क्या हो सकती है? यारू को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह अज्ञानी व्यक्ति त्यानवू अकादमी का शिक्षक होगा, इसलिए वह एक पल के लिए चौंक गई। हालांकि उसने जल्द ही खुद को संभाला और स्थिति स्पष्ट की। प्रतिबंधित औषधीय जड़ी बूटियां खरीदना। कारण सुनकर गार्ड लीडर ने झांक जुबान की ओर मुड़कर कहा, लियू लाओशी, वुल्फ वैनम ग्रास जैसी औषधीय जड़ी बूटियों में जानलेवा जहर होता है, इसलिए गिल्ड इन्हें प्रतिबंधित जड़ी बूटियां मानता है। पर्चे के साथ भी हमें आपको ये बेचने की अनुमति नहीं है। जब तक कोई चिकित्सक व्यक्तिगत रूप से आपकी गारंटी न दे, तब तक इन जड़ी बूटियों को खरीदना असंभव होगा। क्या मैं डॉक्टर के पर्चे के साथ भी उन जड़ी बूटियों को नहीं खरीद पा रहा हूँ? जी हाँ, इन प्रतिबंधित औषधीय जड़ी बूटियों में घातक विष है और लोगों को इन जड़ी बूटियों का दुरुपयोग करके बुरे काम करने से रोकने के लिए संघ ने इनके वितरण पर सख्त नियम लागू करने का निर्णय लिया है। मैं इस मामले में आपकी समझ चाहती हूँ, गार्ड ने मुट्ठी बांधकर आदरपूर्वक समझाया। अगर ये तथ्य न होता कि दूसरा पक्ष त्यानवू अकादमी का शिक्षक था, तो वह सोचता कि वह भी यहाँ उपद्रव करने आया है। कुछ भी न जानते हुए भी प्रतिबंधित औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने के लिए गिल्ड की ओर जाना, वह वाकई बहुत ही बेशर्म था। ओह, झांक जुबान ने सिर हिलाया। वह उनके कार्यों के पीछे के तर्क को समझ सकता था। उसके पिछले जीवन में नींद की गोलियों जैसी कुछ शक्तिशाली दवाएं आम जनता को डॉक्टर के पर्चे के साथ भी उपलब्ध नहीं थीं। वे केवल इन घातक औषधीय जड़ी बूटियों के व्यापक उपयोग को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जिससे शहर में अशांति फैल सकती थी। चूंकि लियू लाओशी इस मामले को समझते हैं, इसलिए मुझे आपसे अनुरोध करना होगा कि आप चले जाएं और हमारे लिए मुश्किलें न खड़ी करें। ये देखकर कि दूसरे पक्ष ने उनकी दुर्दशा को समझ लिया है, गार्ड नेता ने आगे कहा। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसके सामने खड़े युवक ने अपनी भौहें कसकर सिकोड़ लीं। असहाय भाव से दूसरे व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए कहा, लगता है मुझे डॉक्टर से जांच करवानी ही पड़ेगी। उफ, ये सोचकर ही दुख होता है कि औषधीय जड़ी बूटियां खरीदना भी इतना झंझट भरा होगा। क्या आप चिकित्सक द्वारा जांच करवा रहे हैं? क्या औषधीय जड़ी बूटियां खरीदना इतना झंझट भरा काम होगा? ये शब्द सुनकर यारू और पहरेदार लगभग बेहोश हो गए। चिकित्सक बनना उच्च श्रेणी के 9 पथों में से एक था, इसलिए परीक्षा की कठिनाई असाधारण थी। आप प्रशिक्षु भी नहीं हैं और आपको ये भी नहीं पता कि औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने के लिए डॉक्टर के पर्चे की आवश्यकता होती है। फिर भी आप इतनी अकड़ के साथ चिकित्सक की परीक्षा देने का दावा कैसे कर सकते हैं? और सिर्फ औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने के लिए ऐसा करना। भाई, अगर तुम थोड़ा विनम्र व्यवहार करोगे तो क्या तुम्हारी मौत हो जाएगी? यारू का चेहरा तुरंत ही भयानक हो गया।
उसने पहले भी कई शेखीबाज देखे थे, लेकिन उसने कभी ऐसा कोई नहीं देखा था जो सितारों के सामने शेखी बघाड़ने में सक्षम हो। भले ही आपको यह न पता हो कि औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने के लिए डॉक्टर के पर्चे की आवश्यकता होती है, लेकिन आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि चिकित्सक की जांच के लिए औषधीय जड़ी बूटियों का गहन ज्ञान होना आवश्यक है। आपको ये भी नहीं पता कि व्हाइट एंजेलिका फ्लावर, क्रिम्सन एज लीफ और वुल्फ वैनम ग्रास प्रतिबंधित औषधीय जड़ी बूटियां हैं, और फिर भी आप चिकित्सक से जांच करवाना चाहते हैं। आप मजाक कर रहे होंगे। लियू लाओशी, चिकित्सक द्वारा की जाने वाली जांच उतनी आसान नहीं है जितनी आप सोचते हैं। गार्ड लीडर इस बात से बेहद नाराज था कि दूसरा पक्ष इस कब्जे को कितनी हल्के में ले रहा था, लेकिन तियानवू अकादमी के शिक्षक के रूप में अपनी पहचान को ध्यान में रखते हुए उसने अपने गुस्से को दबा लिया और उसे मामला समझाने की कोशिश की। हाँ, मैं समझ गया। ऊपरी 9 पदों के किसी व्यवसाय का सदस्य बनना इतना आसान कैसे हो सकता है? झांग जुबान ने सिर हिलाया। दूसरे पक्ष की बात सुनकर पहरेदार नेता ने सिर हिलाया, ये सोचकर कि दूसरे पक्ष ने अपना इरादा छोड़ दिया है। हालांकि इसके बाद जो शब्द कहे गए उन्हें सुनकर वह लड़खड़ा गया और लगभग खून की उल्टी कर दी। उस युवक ने गंभीर चेहरे से उसकी ओर देखा और पूछा, तो क्या मैं जान सकता हूं कि चिकित्सक द्वारा की जाने वाली जांच कहाँ होती है? आपको ये भी नहीं पता कि डॉक्टर की जांच कहाँ हो रही है, और फिर भी आप जांच करवाना चाहते हैं? वो सामने वाले चिकित्सक कक्ष में है। पहरेदार सरदार गुस्से से उबल रहा था, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। सामने की ओर इशारा करते हुए उसने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया। दूसरे पक्ष की उंगली जिस ओर इशारा कर रही थी उस ओर देखते हुए झांग जुबान ने एक विशाल हॉल देखा और प्रवेश द्वार के ऊपर एक पट्टिका लगी हुई थी जिस पर चिकित्सक हॉल लिखा था। ठीक है, धन्यवाद। क्या आप उन औषधीय जड़ी बूटियों को तैयार कर सकते हैं जिनके बारे में मैंने अभी बात की थी? डॉक्टर से जांच पूरी होने के बाद मैं आकर उन्हें ले जाऊंगा। स्थान का पता चलने पर झांग जुबान ने रिसेप्शनिस्ट यारू को निर्देश दिए और फिर वहां के लिए रवाना हो गई। शेखीबाज, दूसरे पक्ष को जाते देख यारू खुद को रोक नहीं पाए और उसने स्पष्ट तिरस्कार भरी आवाज में गुस्से से फुफकारा। उसे पहले से ही पूरा यकीन था कि यह आदमी यहां तबाही मचाने आया है, अन्यथा कुछ भी न जानते हुए भी कौन चिकित्सक से जांच करवाने का प्रयास करेगा? वह कुछ हद तक अविश्वसनीय प्रतीत होता है। चिकित्सक होने से जुड़ी प्रतिष्ठा को देखते हुए कोई भी इतनी आसानी से परीक्षा कैसे उत्तीर्ण कर सकता है? गार्ड प्रमुख ने भी अपना सिर हिलाया। अगर आपने पहले चिकित्सा पद्धति का अध्ययन किया है तो यह एक बात है, लेकिन चिकित्सक परीक्षा कहाँ आयोजित होती है और औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने के लिए पर्ची की आवश्यकता होती है, यह न जानना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आप बिल्कुल नए हैं, और फिर भी आप परीक्षा देना चाहते हैं। क्या आप इस पेशे को कुछ ज्यादा ही कम नहीं आंक रहे हैं? ऐसा जरूरी नहीं है। मुझे याद है कि हमारे संघ में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने प्रशिक्षु न होते हुए भी प्रथम सितारा चिकित्सक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। एक गार्ड ने आवाज उठाई। ओह, आप तीसरे सितारा चिकित्सक मू हॉन की बात कर रहे हैं। वह एक अपवाद हैं। चिकित्सकों के खानदान से आने के कारण उन्होंने बचपन से ही चिकित्सा पद्धति का अध्ययन किया है। उनमें सच्ची प्रतिभा है, इसीलिए वे पहले सितारा चिकित्सक की परीक्षा सीधे पास करने में सक्षम हैं। गार्ड लीडर ने कहा। दूसरा पक्ष सही था, वास्तव में उस समूह में एक अपवाद था। वह प्रसिद्ध चिकित्सक मू हॉन थे। हालांकि चिकित्सक मू हॉन ने प्रथम सितारा चिकित्सक की परीक्षा उत्तीर्ण करने से पहले कभी कोई परीक्षा नहीं दी थी, यहाँ तक कि उस समय वह एक प्रशिक्षु भी नहीं थे। फिर भी वह अपने पिता के साथ निदान और उपचार के दौरों पर जाते रहे थे और तब तक वह पहले से ही प्रसिद्ध हो चुके थे। वह तो बस एक अभिमानी लड़का है, उसकी तुलना चिकित्सक मू हॉन से कैसे की जा सकती है? यारू ने ठंडे स्वर में कहा। चिकित्सक मू हॉन ने बचपन से ही चिकित्सा पद्धति का अध्ययन शुरू कर दिया था और 13 वर्ष की आयु तक वे स्वयं ही रोगियों का इलाज करने लगे थे। यद्यपि उन्होंने इससे पहले कभी कोई परीक्षा नहीं दी थी, फिर भी वे व्यावहारिक रूप से चिकित्सक संघ में पले बड़े थे और यहाँ की हर बात से भलीभांति परिचित थे। दूसरी ओर वह व्यक्ति तो बिल्कुल ही अनभिज्ञ था। उसके चेहरे पर दिख रहे मूर्खतापूर्ण और अज्ञानतापूर्ण भाव को देखते हुए और ये देखते हुए कि उसे निषिद्ध औषधीय जड़ी बूटियों के बारे में भी जानकारी नहीं थी। भला वे दोनों एक ही कैसे हो सकते हैं? लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, दूसरा पक्ष तियानवू अकादमी का शिक्षक है। मुझे नहीं लगता कि वह अपनी प्रतिष्ठा की इतनी परवाह नहीं करेगा। गार्ड लीडर ने कहा। यह यारू अवाक रह गई। शिक्षक का दर्जा चिकित्सक से नीचे था, लेकिन गुरु शिक्षकों से उनके संबंधों के कारण यह भी एक प्रतिष्ठित पेशा था। तियानवू अकादमी के आधिकारिक शिक्षक के रूप में उनके लिए चिकित्सक संघ में उपद्रव करने के लिए अपने स्वाभिमान को त्यागना असंभव था। हो सकता है कि उसके पास वाकई में सच्ची प्रतिभा हो। वास्तव में यह संभव है कि वह भी चिकित्सक मू हॉन की तरह प्रथम श्रेणी के चिकित्सक की परीक्षा सीधे उत्तीर्ण कर ले और सभी को आश्चर्यचकित कर दे। दोनों गार्ड शिक्षकों के प्रति गहरा सम्मान रखते थे। अब जब तुमने इस बारे में बात की है तो ये पूरी तरह असंभव नहीं है। दूसरों का विश्लेषण सुनकर यारू एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर सिर हिलाया। जैसे ही वह आगे बोलने वाली थी, थोड़ी देर पहले गया हुआ युवक वापस आया और झिझकते हुए पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ चिकित्सक द्वारा जांच की प्रक्रिया क्या है? साथ ही मुझे कौन सी पुस्तकें पढ़नी होंगी? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह यारो उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पहरेदार, अनुवादक के विचार। स्टारवक्लिरिक। मेरे पास एक अतिरिक्त संपादित अध्याय तैयार है, इसलिए मैं एक चुनौती शुरू कर रहा हूँ। श्रृंखला में अक्सर इस्तेमाल होने वाला कोई ऐसा वाक्यांश पोस्ट करें जो आपको दिलचस्प लगे, और अगर आज तक उनमें से किसी एक को 100 लाइक मिल जाते हैं तो मैं एक और अध्याय पोस्ट कर दूंगा।